So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Let's Crack NEET UG, which is your one stop solution for NEET UG entrance examination. कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चैप्टर को, दैट वाज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर कल 3.5 घंटे की लंबी मैराथन के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंसेप्चुअल है. तो आज मैं इस चैप्टर को सेकेंड पार्ट के फॉर्म में कंप्लीट करने वाला हूं एंड यहां पर मैं आपको 3 एसेंशियल टॉपिक बताऊंगा, यानी पूरा का पूरा सेंट्रल डॉगमा आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं. हम लोग ऑलरेडी द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तक पढ़ाई कर चुके थे. मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट को हम देख चुके थे. आज मैं आपको रेप्लिकेशन की एक्चुअल स्कीम बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, व्हाट इज द एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन. मैं आपको यहां पर डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा. एंड अदर देन दैट आपका आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड, इसके बारे में भी पूरी डिटेल दे दूंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2, जहां पर हम पूरे के पूरे सेंट्रल डॉगमा को क्रैक करने वाले हैं. राइट? सो गाइस, दीज आर सम एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द लेक्चर. अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स क्रैक नीट यूजी. सो आपकी फोन में अगर टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल्ड है, आप डायरेक्टली लेट्स क्रैक नीट यूजी सर्च कर सकते हो. और अगर सर्च करने पे इनकेस आपको नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली कनेक्ट होना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप वहां से भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारी टीम के जितने भी एजुकेटर्स हैं, सारे के सारे एजुकेटर्स आपको पीडीएफ फाइल्स और पीपीटीज कहां प्रोवाइड करते हैं? इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं. और हमारे स्पेशल क्लासेस के जो भी लिंक्स हैं या फिर नोटिफिकेशन है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं. सो इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड एवरी क्लास ऑफ लेट्स क्रैक नीट यूजी टीम, प्लीज टेलीग्राम चैनल के साथ अपडेट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी हम आपकी क्लास लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं द पर्क्स ऑफ टेकिंग द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी ऑन डेली बेसिस. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, और वो भी एक रेगुलेटेड फॉर्म में. यहां पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ ग्रेट इंटरैक्टिव इंटरफेस दैट डेवलप्स बिटवीन यू एंड योर एजुकेटर. तो आप अपना कोई भी डाउट अगर रेज करते हैं दैट डायरेक्टली गोज टू योर एजुकेटर, एज वेल एज आपके एजुकेटर्स आपको जो रिस्पॉन्स देंगे वो भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा इन द रियल टाइम. आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर रीडिंग इन एन ऑफलाइन एनवायरमेंट, विच इज द बिगेस्ट पर्क ऑफ अनअकैडमी. अदर देन दैट यार, यहां पर लाइव पोल और लीडर बोर्ड्स होते हैं, यानी कि अगर 500 बच्चे एक लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो उसमें से आपने अगर पोल मार्क किया है तो क्या आपका वो सवाल सही हुआ या गलत, ये भी आपको पता लगेगा. एंड लीडर बोर्ड के थ्रू आपको ये भी पता लगेगा कि उन 500 बच्चों में से आपकी एग्जैक्ट रैंक क्या है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन योर टाइमिंग. तो आपको एग्जैक्ट रैंक पता लगती रहती है, वो भी डेली बेसिस पे. तो आप डेली ट्रैक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को कि आप कितना आगे चल रहे हो बाकी बच्चों से, या फिर आपको कितना और इंप्रूव करना है बाकी बच्चों के लेवल तक पहुंचने के लिए. अदर देन दैट यहाँ पर टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होती हैं, यानी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको वहां पर यह पता लगेगा कि एक टेस्ट सीरीज के अंदर आए हुए कितने क्वेश्चंस मीडियोकर हैं, कितने इजी हैं, कितने हार्ड हैं, उनमें से आपने कितने करेक्ट किए, आपने मैकेनिक्स के कितने करेक्ट किए, बायोटेक के कितने करेक्ट किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने करेक्ट किए. सारे पाई चार्ट और फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको अपनी परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक मौका मिलता है. तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द लास्ट थिंग इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. अनअकैडमी पर हम जब भी कोई 3 लेक्चर्स लेते हैं थ्योरी के, तो उसके बाद एक लेक्चर डाउट क्लियरिंग सेशन हमें लेना ही होता है. इट इज कंपलसरी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए ही है. यानी इन 3 लेक्चर्स में आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप हमसे कंसेप्ट दोबारा रिपीट करवा सकते हैं. अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम दीज 3 लेक्चर्स, तो उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को भी आप हमसे पूछ सकते हैं इन द डाउट क्लियरिंग सेशन. यहां पर एक नई चीज आई है अनअकैडमी के द्वारा जो लॉन्च की गई है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मतलब ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको अपना आइकन मिलेगा, आपको अपना एक गुरु मिलेगा, आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा. ऑनलाइन में एक थोड़ा सा गैप है, एंड दैट गैप इज कि आप किसी से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर सकते. आप ऐसे एक बंदे से बात करना चाहते हो जो सिर्फ आपकी बात सुने, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको भी हैंडल करे. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू. इफ यू वांट टू टेक इट, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल. इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट. तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो इंडिया के स्टूडेंट्स द्वारा डाउनलोडेड, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसे डाउनलोड किया है और टॉप ऐप बनाया है. आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो इन योर फोन. इंस्टॉल करने के बाद यू जस्ट नीड टू रीच टू द एग्जामिनेशन कैटेगरी जिसमें आप तैयारी करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल हियर द कैटेगरी विल बी नीट यूजी कैटेगरी.
सिंस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है देन आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू टेक द सब्सक्रिप्शन, सो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपके पास सारे के सारे ऑफर्स आ जाएंगे। जैसे 1 मंथ का जो प्राइस है ये आपका 6300 के आसपास है, लेकिन आपका 2 साल का जो मंथली पैक है इसका प्राइस सिर्फ 2100 रुपए है। तो अगर आप 1 महीने और 2 साल के पैक में कंपैरिजन करें तो मेरे दोस्त आपको 3 गुना जो है अपने पैसे बचाने का मौका मिल रहा है। तो आप एक बड़े पैक को ऑप्ट कर सकते हैं, 2 साल का पैक या 1 साल का पैक। दीज आर माय पर्सनल रिकमेंडेशंस। और अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप विपिन नाम का ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। If you are going to apply this code WIPIN, you are going to get 10% flat discount on your subscription। आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी मेंटोरशिप ग्रुप में आने का भी मौका मिल जाएगा एंड अल्टीमेटली आप मेरे पढ़ाई वाले बैच में तो आ ही जाओगे विदाउट अ डाउट। तो आपको ये सारे पर्क्स मिल जाते हैं इफ यू अप्लाई दिस कोड WIPIN बिफोर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। तो आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो एंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो है प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। आप 5 मिनट के अंदर ही क्लास ज्वाइन कर सकते हो। समझ लीजिए आपने 10 बजे सुबह सब्सक्रिप्शन लिया है, आप 10:30 वाली क्लास के अंदर भी एंटर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बिकॉज ऑनलाइन चीजों का ये फायदा है आप तब की तभी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, कंटेंट्स हम लोग देख चुके थे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके थे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम पढ़ चुके थे। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख चुके थे, डीएनए की स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, बीडीएनए के बारे में पढ़ चुके थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए देख चुके थे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी के एफर्ट्स, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हो चुकी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए, आरएनए वर्ल्ड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। डीएनए रेप्लिकेशन पर हम आ चुके थे। यहां पर हमने मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये बात हो चुकी थी। आगे हम लोग बात करने वाले थे अबाउट द मशीनरी ऑफ एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। एक्चुअल में रेप्लिकेशन होती कैसे है ये बात अभी हमें करनी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड काफी ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आई होप आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन में एक वर्ड आता है दैट इज रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपीज बनाना। ओके, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। तो डीएनए जब खुद की कॉपीज बनाता है तो इट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए खुद की कॉपी कैसे बनाएगा? सबसे पहले एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सो इट इज द पॉइंट जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो इसे ओरिजिन भी कहा जाता है। ओरिजिन किस चीज का? डीएनए रेप्लिकेशन का। ओके, अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विद वन ओरिजिन इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकॉन। यानी एक ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद जितना डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है उस पूरे डीएनए को आप रेप्लिकॉन बोलोगे। समझ लीजिए कि यूकैरियोट का जो जीनोम है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां पर आपकी एक ही बार में रेप्लिकेशन काफी अलग अलग पॉइंट्स पर स्टार्ट होती है, यानी वहां पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। समझ लीजिए यहां पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहां से अगर आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हो तो ये यहां तक के डीएनए को कॉपी कर देता है, यहां तक के डीएनए को कॉपी कर देता है। तो इतना बड़ा जो डीएनए हुआ मेरे दोस्त, इतनी बड़ी जो आपकी लेंथ हुई ये वाली, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप रेप्लिकॉन कहते हैं। इसे आप रेप्लिकॉन कहते हैं, राइट? इसे आप रेप्लिकॉन कहते हैं। तो एक ओरिजिन से स्टार्ट हुई रेप्लिकेशन कितने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकती है, कितने बड़े डीएनए की लेंथ को कॉपी कर सकती है, उस डीएनए की लेंथ को आपने क्या कहा? रेप्लिकॉन कह दिया। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेटेड by breaking the hydrogen bonds with the presence of enzyme called as helicase। हेलिकेज को आप क्या कहते हो मेरे भाई? हेलिकेज को आप प्यार से क्या कहते हो? अनवाइंडेज भी कहते हो। अनवाइंडेज क्यों बोला? क्योंकि आपका अनवाइंड करता है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को। एंड हेलिकेज इसे क्यों बोला? क्योंकि हेलिक्स को खोल देता है। दिस वाज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, इसको खोल देता है, तो आपने क्या बोल दिया? इसे हेलिकेज बोल दिया। अब इस डायग्राम को बहुत गौर से देखिएगा। अब इस डायग्राम में ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ओके, ये एक स्ट्रैंड है, ये बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड्स हैं। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन। यहाँ पर प्यूरिन पिरिमिडिन्स लिंक्ड है अंदर की साइड पे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन। सिमिलरली आपके इस एंड पर भी ये चक्कर है और इस एंड पर भी ये चक्कर है कि इनके बीच में भी आपके नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है? आपके प्रेजेंट है। दीज आर H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन जब ये हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है, जब ये हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है, तो जब ये हेलिकेज इस डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स पे से गुजरता है तो सारे बॉन्ड्स को तोड़ देता है। यहां पर देखो कुछ बॉन्ड्स बचे हुए हैं,
यहां पर कुछ बॉन्ड बचे हैं, लेकिन यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है। यानी आपने क्या किया है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, तो अब ये हेलिक्स इस प्रकार से खुल गई, इस प्रकार से खुल गई है। तो ये आपका एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। यहां पर देखो, ये आपका वाई शेप स्ट्रक्चर इस प्रकार से खुल गया है। ओके, ये आपका वाई शेप स्ट्रक्चर इस हिसाब से खुल गया है। तो इसे आप क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, रेप्लिकेशन फोर्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। ओके, तो दैट्स व्हाई इसे आपने क्या कहा, नीचे लिखा भी हुआ है, आप गौर से देखिए, इसे कहा गया है रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, सो दैट इज अ फोर्क लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर कांटा बनाना चाहूं तो कांटा मैं किस हिसाब से बनाऊंगा, ये आपकी सिंगल जो है लाइन है, एंड ऊपर इसके फोर्क प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर ये आपकी इस प्रकार से फोर्क प्रेजेंट है, और नीचे आपकी सिंगल लाइन है। तो कांटा आपका ऐसा ही तो दिखाई देता है। तो दोनों एंड पर ये कांटा बन गया है, दोनों एंड पर रेप्लिकेशन फोर्क बन गई है। इस रेप्लिकेशन फोर्क के बनने के बाद आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। कैसे, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल नाउ, कि रेप्लिकेशन फोर्क कैसे बनी और रेप्लिकेशन कैसे हुई। द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। आप इस बात को समझ चुके हो कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, यानी दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाते हैं डीएनए के, समझ लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हुए तो इनके दोनों के पास एक एक स्ट्रैंड नया आ जाएगा, एंड दो नए डीएनए बन जाएंगे। ओके, सो दो नए डीएनए बन जाएंगे। देखो, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये पहले से प्रेजेंट था। ये जो सेकंड ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, ये पहले से प्रेजेंट था, ये सेकंड स्ट्रैंड है। फिर यहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हुआ, और ये पर्पल कलर का डीएनए स्ट्रैंड आपको देखने को मिल गया। सिमिलरली आपका ये पर्पल कलर का डीएनए यहां पर भी आया, और जब पूरा ये रेप्लिकेशन फोर्क आपका बन जाएगा अच्छे तरीके से, तो ये पर्पल डीएनए जो है पूरा का पूरा सिंथेसाइज हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली आपको एंड में क्या देखने को मिलेगा, दो ब्लू स्ट्रैंड जो स्टार्टिंग से आपके पास प्रेजेंट थे, दो ब्लू स्ट्रैंड जो स्टार्टिंग से आपके पास प्रेजेंट थे, ये सेपरेट हुए। फिर एक ब्लू स्ट्रैंड के साइड में एक पर्पल स्ट्रैंड बन गया है आफ्टर कंप्लीट रेप्लिकेशन, और इस ब्लू स्ट्रैंड के साइड में भी एक पर्पल स्ट्रैंड बन गया है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो इसीलिए आपका क्या होता है, एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, आपकी कॉपीज बन चुके हैं। इसे आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हो, इसे आप कहते हो रेप्लिकेशन प्रोसेस। डन, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेट्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली। डीएनए सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रो करने के लिए, इसे अटैचमेंट के लिए एक ग्रुप पर अटैक करना होता है, दैट इज 3 प्राइम OH ग्रुप। अगर आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड होने के लिए इस 3 प्राइम OH ग्रुप की जरूरत है, तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो जाएगी। मैं अपने हाथों से आपको ये डायग्राम बनाकर समझा दूंगा कि यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा था, उन्हें अल्टीमेटली ये बात समझ में आ जाएगी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि डीएनए की ग्रोथ हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में होती है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये आपका हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में होता है। मैं आपके सामने एक और बार ये बात आपको समझा दूंगा। ओके, so firstly a small RNA primer is synthesized and an enzyme primase produces this kind of primer। तो यहां पर क्या हुआ है, आपका इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एट वन ओरिजिन, ये आपका O लिखा हुआ है यहां पे, ये एक ओरिजिन है जहां पर आपका क्या हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अब समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स डीएनए है, तो कॉम्प्लेक्स डीएनए में आपके मल्टीपल ओरिजिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये भी एक ओरिजिन है, ये भी एक ओरिजिन, एंड ये डीएनए जो छोटे छोटे ओरिजिन्स पर सिंथेसाइज होंगे, बाद में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक कंप्लीट डीएनए बना लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। ओके, तो इस हिसाब से आपका पूरा डीएनए कंप्लीट हो जाता है। सो लेट मी इलैबोरेट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब देखो यार, डीएनए बनता कैसे है। सबसे पहले एक एंड पर आपका 5 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा, और दूसरे एंड पर क्या प्रेजेंट रहेगा, 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अब इस 3 प्राइम OH ग्रुप पर आकर अटैक कौन करता है, इस 3 प्राइम OH ग्रुप पर आकर अटैक कौन करता है, आपका 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये भी आपका 3 प्राइम OH कैरी करेगा। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक 5 प्राइम एंड एक 3 प्राइम एंड है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, तो यहां पर मैंने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया है। एक आपका इस नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच रहता है शुगर मॉलिक्यूल, तो यहां पर मैंने शुगर मॉलिक्यूल लगा दिया है। और एक आपका इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ कौन अटैच रहता है, एक इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है फॉस्फेट, तो यहां पर मैंने फॉस्फेट लगा दिया। तो हर न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या रहता है, हर न्यूक्लियोटाइड के पास इस 3 प्राइम पोजीशन पर इस पे तो OH रहेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड है, बिल्कुल कह सकता हूं। और 5 प्राइम एंड पर हमेशा फॉस्फेट लगा रहता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इस न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड है, बिल्कुल कह सकता हूं।
यानी अगर एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो उसके पास भी अपना 5 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम एंड होगा। अब समझ लीजिए यहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पर एक आपका पड़ा हुआ था फॉस्फेट मॉलिक्यूल या फिर एक पड़ा हुआ था न्यूक्लियोटाइड, तो इस 3 प्राइम OH पर आकर कौन अटैक करता है, आपका 5 प्राइम फॉस्फेट अटैच कर लेता है। फिर यहां पर 3 प्राइम OH आगे पड़ा हुआ रहता है, ये फ्री है। फिर यहां पर इस पे अटैक कौन करेगा, इस पर आपका अटैक करेगा फिर एक 5 प्राइम फॉस्फेट एंड अल्टीमेटली 3 प्राइम OH आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। फिर इस OH पर कौन अटैक करेगा, आपका फिर 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH फिर आपका फ्री हो जाएगा। यानी जो सबसे एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है इस पे OH ही फ्री रहता है और जो सबसे आपका इस साइड का न्यूक्लियोटाइड है इस पे फॉस्फेट ही फ्री रहेगा। दैट्स व्हाई इट गोज फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड, राइट। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते जाते हो, बॉन्ड बनाते जाते हो, तो आपकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या हुई, इस एंड पे 5 प्राइम है, इस एंड पर 3 प्राइम है। ओवरऑल डायरेक्शन क्या हुई डीएनए सिंथेसिस की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन बॉन्ड किस डायरेक्शन में बना है, बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, मैं स्काई ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, बहुत गौर से देखना। बॉन्ड किसके बीच में बना है, इन दोनों के बीच में। बॉन्ड किसके बीच में बना है, इन दोनों के बीच में। बॉन्ड किसके बीच में बना है, इन दोनों के बीच में। तो यहां पर बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है, क्या मैं कह सकता हूं इस बॉन्ड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। स्काई ब्लू कलर को देखो सिर्फ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती है। डीएनए सिंथेसिस आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती है, लेकिन आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। बात समझ में आई, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सॉरी, प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पर डिपेंड करके डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला। कहने का मतलब है डीएनए से डीएनए बनाने वाला, यानी रेप्लिकेशन का एंजाइम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैनी न्यूक्लियोटाइड जॉइन विद वन अनदर टू द प्राइमर स्ट्रैंड टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और अ न्यू स्ट्रैंड। तो स्टार्टिंग में क्या है, पॉलीमरेज आपकी रेप्लिकेशन प्रोसेस को कभी भी खुद इनिशिएट नहीं कर सकता, इसके पास फ्री 3 प्राइम OH नहीं है। तो इसलिए आपने क्या लगाया, आपने प्राइमेज नाम का एक एंजाइम लगाया, और वो प्राइमेज क्या करता है, एक 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा आरएनए प्राइमर तैयार कर देता है। उस आरएनए प्राइमर पे क्या होगा, इफ आरएनए इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपका उसके पास क्या होगा, 3 प्राइम OH होगा एंड में। इस 3 प्राइम OH के ऊपर आप न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक के बाद एक अटैच कर सकते हो, तो डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ओके, so unwinding of DNA molecule at a point forms a Y-shaped structure called as replication fork। अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल खुल गया है तो आप देख सकते हो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो, ये आपकी कंप्लीट फोर्क है जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है। तो रेड कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी पॉइंटर से, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क, जो कि आपकी वाई शेप स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपका रेप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। अब यहां पर डीएनए सिंथेसिस आपकी हो जाएगी। सो डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स वन न्यू स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूअस है, एंड एक आपका लैगिंग स्ट्रैंड बनता है जो कि आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस स्ट्रैंड को सबसे पहले गौर से देखो, क्या ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन रहा है, क्या एक भी बीच में ब्रेक आया, नहीं आया, ये कंटिन्यूअसली बनता है। क्यों, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है। अब आप बोलोगे सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये भी जा रहा है, लेकिन इसके बीच में ब्रेक्स हैं, क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ये अपन अपना डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं, दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग हैज हैपेंड। समझ लीजिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, मैंने यहां पर लगाया है आपका हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए इतना लंबा था, ये डीएनए इतना लंबा था। अब मैंने आपके डीएनए को खोल दिया है। अगर मैंने डीएनए को खोल दिया तो स्टार्टिंग में समझ लो मैंने इतना डीएनए खोला, स्टार्टिंग में मैंने इतना डीएनए खोला, डन। अब डीएनए में टाइम के साथ और खोलता रहूंगा, तो आगे चल के मैंने इतना डीएनए खोल दिया, आगे चल के मैंने इतना डीएनए खोल दिया। हेलिकेज क्या करेगा, डीएनए को खोलता रहेगा ना टाइम टू टाइम। तो अब मैंने इतना डीएनए खोल दिया है, अब और डीएनए आगे खुलेगा। अगर मैं इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाता हूं, और डीएनए खुलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर मैं इस प्रकार से डीएनए खोल देता हूं, इस प्रकार से डीएनए खोल देता हूं। तो ये आपका यहां तक खुला, यानी मैं सबसे पहले यहां से डीएनए को खोलने जब बैठा तो मैंने थोड़ा सा डीएनए खोला, फिर मैंने बहुत ज्यादा डीएनए खोला, और फिर मैंने अल्टीमेटली और डीएनए यहां पर खोला। तो डीएनए टाइम टू टाइम अनवाइंड होता जा रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। क्या मैं ये कह सकता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग? क्या मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब डीएनए की आप पोलैरिटी को देखो,
What if you are trying to understand the polarity of DNA? Let's say this is the 5 prime to 3 prime end. तो दूसरा वाला इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। सिमिलरली सारे के सारे हमें सेम बनाने पड़ेंगे, सेम डीएनए मॉलिक्यूल है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा 3 प्राइम 5 प्राइम, यहां पर आपका हो जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम, यहां पर हो जाएगा आपका 3 प्राइम 5 प्राइम। अब देखो डीएनए सिंथेसिस कैसे हो सकती है, नया कलर ले रहा हूं मैं यहां पर, देखना ग्रीन कलर। डीएनए सिंथेसिस कैसे होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए सिंथेसिस हो रही है, कंटिन्यूअसली होगी, बिल्कुल, क्योंकि जिस साइड में डीएनए आपका खुल रहा है उसी साइड में डीएनए लंबा भी हो रहा है, उसी साइड में पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो ये स्ट्रैंड आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड में आपने प्राइमर यहां पे लगाया है, क्योंकि अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस साइड है, तो आपने प्राइमर इस साइड लगाया है, इस साइड तो डीएनए खुल नहीं रहा है, यहां पर आकर एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी, तो आपका सिर्फ एक टुकड़ा तैयार हुआ है। अब ये टुकड़ा यहां पर बना दीजिए, यहां पर आपका ये टुकड़ा बन चुका है और यहां तक आपका डीएनए तैयार हो चुका था ऊपर वाले स्ट्रैंड में। अब डीएनए इसी साइड खुल रहा है तो ये पॉलीमरेज अपने काम को आगे बढ़ा लेगा, लेकिन आपको यहां पर दोबारा से एक प्राइमर लगाना पड़ेगा जो कि दोबारा एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सके। समझ रहे हो, तो एक जगह तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और दूसरी जगह टुकड़ों में आ रहा है। अब देखो आपने यहां पर दो छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, एक टुकड़ा में ये बना देता हूं, एक टुकड़ा में ये बना देता हूं, लेकिन अब डीएनए और आगे तक खुल गया है तो यहां पर एक और टुकड़ा बन जाएगा आपका नए प्राइमर के साथ। एंड यहां पर देखो ये वाला जो पॉलीमरेज था ये अपना काम करता रहेगा, सिंगल आपका क्रॉसिंग करेगा और अपना सारा का सारा डीएनए तैयार कर देगा। यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आपका क्या बन रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है, लगातार बन रहा है। ये वाला आपका कंटिन्यूअसली बन रहा है, लगातार बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड इसे क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही प्राइमर लगाया, ये वाला रेड कलर से दिखा रहा हूं, एक ही प्राइमर लगाया, इसके बाद आपके सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो एक ही बार में सिंगल पॉलीमरेज ने अटैच कर दिए। लेकिन यहां पर मुझे एक प्राइमर यहां पर लगाना पड़ा और यहां पर डीएनए प्रोसेस खत्म हो गया, सिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो गया। सिमिलरली अब मैंने एक ही प्राइमर लगाया था, वो तो इसको आगे खींच के ले जा रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए अनवाइंडिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉलीमरेज इज एब्सोल्युटली सेम। लेकिन यहां पर देखोगे मेरे भाई, यहां पर आपका प्राइमर लगाया आपने, यहां पर आपका दूसरा प्राइमर लगाना पड़ा आपको। सिमिलरली यहां पर सिंगल प्राइमर था जो कि और आगे खींच कर ले गया इस डीएनए को, लेकिन यहां पर मेरे दोस्त आपको 3 प्राइमर देखने को मिल चुके हैं। यानी अगर आपने 3 बार डीएनए को खोला है तो 3 प्राइमर आपके लगेंगे। तो आप क्या कह सकते हो, ये जो स्ट्रैंड है दूसरे वाला जो कि थोड़ा थोड़ा करके सिंथेसाइज हो रहा है, इसे आप क्या कहते हो, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हो, लैग कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड है मेरे दोस्त, ये लैग कर रहा है। ओके, इसे आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हो, क्योंकि आपका कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, इसे आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हो। तो यहां पर एक स्ट्रैंड आपका लीडिंग है, एक लैगिंग, क्यों, उसके पीछे आपको रीजन पता लग गया है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती है, ये हमें पता है। और अगर सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो एक ही डायरेक्शन में आपकी कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, दूसरी जगह पर आपको बार बार प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस या जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इसमें सिर्फ सिंगल प्राइमर लगता है, एक बार आपको इनिशिएट करना पड़ेगा प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से प्रोसेस, एक बार इसे 3 प्राइम OH ग्रुप मिल गया, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता रहेगा। लेकिन यहां पर मेरे दोस्त मल्टीपल प्राइमर आपको लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल प्राइमर आपको लगाने पड़ते हैं। ओके, और ये मल्टीपल प्राइमर जो है बार बार डीएनए के प्रोसेस को, सिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करते रहते हैं, इनिशिएट करते रहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, जो छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इन्हें आप कहते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब अगर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं तो इन्हें साथ में जोड़ना भी पड़ेगा, तभी तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। तो इनके बीच में आप क्या लगाते हो, फेविकॉल लगाते हो और इन दोनों स्ट्रैंड को साथ में जोड़ देते हो। फेविकॉल मतलब जो दो डीएनए स्ट्रैंड है इनके बीच में आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज, जिसे आप मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हो, मॉलिक्यूलर गम भी बोलते हो। यानी ये जो डीएनए लाइगेज है ये क्या कर देगा, आपके रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा देगा, आपके सारे जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट है इन्हें जोड़ देगा। तो ये भी अब एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा एंड में, और ये भी एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। यानी जो दो स्ट्रैंड थे येलो कलर के, जो दो स्ट्रैंड थे आपके येलो कलर के, अब इन दोनों स्ट्रैंड के साइड में नए नए स्ट्रैंड्स आ चुके हैं आपके ग्रीन कलर के। ऐसे रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, दो स्ट्रैंड से हमने 4 स्ट्रैंड बना लिए हैं, दो आपके पुराने यानी येलो वाले और दो आपके नए यानी कि आपके ग्रीन वाले, राइट। तो ये सेमी कंजर्वेटिव है, ये भी प्रूफ हो चुका है, सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। ओके, एक जो आपका डॉटर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक स्ट्रैंड नया बनेगा, एक स्ट्रैंड आपका पुराना बनेगा, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डन, ये बात आपकी हो जाती है। अब सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी।
जो दूसरा स्ट्रैंड रहता है इसमें स्मॉल स्ट्रेचेस में डीएनए तैयार होता है, जैसे आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला। क्यों बोला ये बात हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। यानी ये जो स्ट्रैंड्स है यहाँ पर, इन्हें आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला क्योंकि ये जैसे डीएनए खुल रहा है इस साइड में, प्राइमर आपके इस साइड में लगे हुए हैं, तो ये उल्टी डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दीज आर डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपके ज्वाइन हो जाते हैं किससे? आपके डीएनए लाइगेज से, जो कि इनके बीच में क्या बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, पीडी बॉन्ड बनाएगा। इफ अ रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस इन द न्यू स्ट्रैंड, यानी समझ लीजिए अगर एक गलत बेस इंट्रोड्यूस हो गया है, यानी ए के बगल में टी ना आकर के आपका ए ही आ गया है या कोई और आपका बेस आ चुका है, तो आपको पता लग जाता है, सिग्नल चला जाता है कि गलती हो गई है। इस गलती को सुधारने के लिए आपके पॉलीमरेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसे आप क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी। यानी जब भी आप कुछ लिखते हो, समझ लीजिए कोई पेपर आपने लिखा है या फिर कोई भी बुक चैप्टर आप लिख रहे हो या कुछ नोट्स आप लिख रहे हो, आप उसे दोबारा जब रिवाइज करते हो तो आपको कुछ गलतियां मिल जाती हैं, तो आप उन गलतियों को करेक्ट कर देते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो आप किसी चीज को जब प्रूफ रीड करते हो तो आप उसके अंदर गलतियां छांट सकते हो और आप उन्हें करेक्ट भी कर सकते हो। तो डीएनए के अंदर ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, एंड ये उन गलतियों को करेक्ट भी कर सकता है। ई कोलाई कंप्लीट्स द रेप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स, दैट इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यानी ई कोलाई का जो जीनोम था ये 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर लॉन्ग था, और ये अगर एक सेकंड के अंदर 2000 बेस पेयर आपके जोड़ता है, इतना फास्ट होता है इसका डीएनए पॉलीमरेज, तो ये 38 मिनट से भी पहले क्या कर लेता है? अपने पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। ओके, दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड डेटा जो कि सिर्फ आपकी कुछ बुक्स में गिवन है, या आपका फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके, चलिए। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ओके, डीएनए की रेप्लिकेशन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहां पर आप हेलिकेज का इस्तेमाल करते हो। अगर समझ लीजिए आपका पूरा डीएनए एक साथ, क्योंकि मेरे भाई रेप्लिकेट होता है, पूरा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट होता है, तो आपकी बॉडी में इतना लंबा डीएनए है, लेट्स से, तो ह्यूमन के अंदर कितना लंबा डीएनए है? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। तो ये पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा एक ही बार में। जब आप इतने ज्यादा बेस पेयर को खोलोगे और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ोगे तो एनर्जी तो लगेगी ना। हेलिकेज क्या करता है? ए और टी के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसे तोड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को। सी और जी के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्हें तोड़ता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, माना कि इनके टूटने के लिए काफी कम एनर्जी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये बॉन्ड्स हैं भी तो करोड़ों में। यहां पर देखो 10⁻⁹ बेस पेयर है। अगर तुम सारे ए टी भी कैलकुलेट करके चलते हो कि आपके दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में दो ही बॉन्ड्स है, तो भी आपके बिलियंस ऑफ बॉन्ड्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आपको एनर्जी तो चाहिए इतने ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के प्रोसेस में। So deoxyribonucleoside triphosphates act as substrate and also provide energy for the polymerization. तो पॉलीमराइजेशन में जो एनर्जी लगती है वो कौन देता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यानी आप जो डीएनटीपी ऐड कर रहे हो, इसे आप प्यार से क्या बोलते हो? डीएनटीपी। ये आपके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपके एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। एस फेज को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल के एस फेज को आप प्यार से सिंथेसिस फेज भी कहते हो। सिंथेसिस फेज मतलब यही वो फेज है जिसमें आपके डीएनए की सिंथेसिस होती है। ओके, तो यहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। ये बात भी काफी नॉर्मल है। समझ लीजिए आपका एक सेल है, एक सेल के अंदर आपके डीएनए थे, तो समझ लीजिए ये आपका डीएनए था। अब एस फेज में आपने डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, तो आपके डीएनए के दो सेट बन गए, यानी आपके क्रोमोसोम्स के दो सेट बन गए। पहले आपका एक सेट था क्रोमोसोम का, यानी आपका हैप्लॉइड सेल था। अब आपके दो सेट हो गए क्रोमोसोम के, तो अब ये चीज डिप्लॉयड हो गई, अब ये सेल डिप्लॉयड हो गया, लेकिन इसकी डिवीजन हो जानी चाहिए थी जिससे दो हैप्लॉइड सेल बना सके, लेकिन डिवीजन नहीं हुई। तो इस एक सेल के अंदर अब दो सेट पड़े हुए हैं। सिमिलरली समझ लो इसने फिर अपनी कॉपी बनाई, चार सेट बना लिए, तो डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? आपका दोबारा टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, और इसमें डिवीजन फिर से नहीं हुई। यानी अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और सेल नहीं डिवाइड करता, तो इससे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। पॉली मतलब मैनी, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपके यूजुअली जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इससे डबल ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। सो एक लाइन हमने यहां पर पढ़ी रिलेटेड टू द डीएनटीपी, जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, यहां पर अगर आपका ये एक क्या है, ये आपका अगर एक न्यूक्लियोटाइड है, लेट से मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? एडेनिन बना रहा हूं। ये आपका लेट से एडेनिन है, इस एडेनिन के साथ अटैच है शुगर, और इस शुगर के साथ अटैच है क्या? आपका
फॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट है। ये आपका पहला क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहां पर 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब नया न्यूक्लियोटाइड जब इस पर आकर एक्ट करता है तो ये नया न्यूक्लियोटाइड कैसा आता है, ये DNTP के फॉर्म में आता है। DNTP का मतलब क्या है, डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब आपने यहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर लिया है क्योंकि आप DNA की बात कर रहे हो, तो OH नहीं प्रेजेंट, यहां पर H प्रेजेंट है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर या तो ट्राइफॉस्फेट लगा दो या फिर इसे आप न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो, 3 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर आपने क्या लिया, एक न्यूक्लियोसाइड है यानी नाइट्रोजनस बेस के ऊपर शुगर लगी हुई है और उसके ऊपर 3 फॉस्फेट है, ये आपने लिया डीऑक्सी शुगर के साथ। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। तो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कि क्या होता है। यहां पर हमने क्या देखा मेरे भाई, यहां पर आपका समझ लीजिए एक और एडेनिन आ गया है सेम स्ट्रैंड के ऊपर, ओके, या समझ लीजिए ग्वानिन आ गया है, इसके ऊपर शुगर लगी हुई है, तो हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड बना दिया। हमने न्यूक्लियोसाइड बना दिया। यहां पर क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट, तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आपको पता होगा कि ये जो एंड के 2 बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, ये जब टूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। इन्हें आप क्या कहते हो, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इन्हें आप कहते हो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड रहता है ये कम एनर्जी देता है, इसे आप क्या कहते हो, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये वाला जो फॉस्फो एस्टर है ये तो लिंक करने में काम आएगा, यानी यहां पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा इसके 3 प्राइम OH से। और ये जो 2 बॉन्ड है जब ये टूटेंगे तो क्या देंगे, आपको एनर्जी देंगे। यानी आपका जो DNTP है ये 2 काम करता है। DNTP अपने कोने के 2 फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा और एनर्जी देगा इस प्रोसेस के लिए, और एज अ सबस्ट्रेट तो ये यूज हो ही रहा है, ये आपका क्या करेगा, एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा तो आपका सीधा यहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा, अटैक कर देगा। तो यहां पर हम इसका अटैक करवा देते हैं। ओके, आपने क्या किया, सबसे पहले दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, तो हमारे पास क्या है, अब ये 2 फॉस्फेट नहीं बचे, इससे हमें एनर्जी मिल गई। ओके, इससे हमें एनर्जी मिल गई है, ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड हमने तोड़ दिए हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बचा है और ये वाला फॉस्फेट बचा है। तो इस OH में से मैं H हटा दूंगा क्योंकि बॉन्डिंग में काम आएगा, और ये जो फॉस्फेट है ये जाकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ये फॉस्फेट यहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका P, देन आपका नीचे ये शुगर बन जाएगा एंड इसके साइड में आपका नाइट्रोजनस बेस बन जाएगा एंड सो ऑन। ये इस हिसाब से जाकर के कनेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। कहने का क्या मतलब है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड साथ में कनेक्ट होते हैं तो आपका इनके बीच में जो पॉलीमराइजेशन इवेंट होगा, इसकी एनर्जी कहां से आती है, इसकी एनर्जी आती है आपकी DNTP से, इसकी एनर्जी आती है DNTP से। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, चलिए अब देखो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं तो हमें काफी आसान तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। देखो यार, ये ऊपर लाल कलर का स्ट्रैंड था, ऊपर लाल कलर का स्ट्रैंड था, ये खुल गया है अब, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे हेलिकेज बॉन्ड्स तोड़ देता है। तो A और T के बीच में देखो बॉन्ड था, टूट गया, T और A के बीच का बॉन्ड टूट गया, C और G के बीच का बॉन्ड टूट गया एंड सो ऑन, ये सारे बॉन्ड्स टूट गए, तो आपका DNA खुल गया है, इसने एक लूप बना ली है। ओके, एंड इसके साथ में जो नया स्टैंड आया है कैसा है, ब्लू कलर का है, देखो ये वाला नीचे वाला, ये जो नया स्टैंड आया है कैसा है, ब्लू कलर का है नीचे वाला। अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर आपका DNA जब खुल गया है तो आपकी जो डॉटर DNA बनेगी, इसमें एक स्टैंड रेड होगा पुराना वाला, एक स्टैंड ब्लू होगा नया वाला, एक स्टैंड रेड होगा पुराना वाला, एक स्टैंड ब्लू होगा नया वाला। यानी 50% आपका ओल्ड DNA यहां पर पहुंचा रेड वाला, और 50% न्यू DNA यहां पर पहुंचा नया वाला। ये क्या हो जाता है, सेमी कंजर्वेटिव, 50-50% कंजर्वेशन यहां पर हो जाती है, दैट इज द ट्रुथ। अब देखो ये ब्लू कलर का है, ये आपका टेम्पलेट DNA यानी पेरेंटल स्टैंड, यानी ब्लू कलर वाला जो स्टैंड है ये क्या है, आपका पेरेंट का स्टैंड है, ये वाला भी और ये वाला भी, मानते हो, मानना पड़ेगा ही। दूसरा जो आपका बन रहा है ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जहां पर फोर्क खुल रही है इस डायरेक्शन में जो बनेगा एकदम कंटिन्यूअस बनेगा, तो ये आपका कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो गई। और दूसरी डायरेक्शन में जो बनेगा ये आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में बनेगा, टुकड़ों में बनेगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज, राइट। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो आपके नए तैयार हो गए, तो ये आपके न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो 50% आपका ये जो बच्चा बनेगा, ये वाला, इसमें देखो 50% आपका ब्लू वाला स्टैंड है, 50% येलो वाला, यहां पर भी 50% ब्लू वाला, 50% येलो वाला, ये आपका क्या हो जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन हो जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क आपकी तैयार हो जाती है।
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ एनिमेशन के अंदर, ये आपका डीएनए है, बहुत गौर से देखना। डीएनए के अंदर हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को खोल देगा। हेलिकेज एंजाइम जैसे बाइंड हुआ डीएनए खुल गया, बहुत प्यारा एनिमेशन है। डीएनए खुल गया, पॉलीमरेज एंजाइम आ गया और डीएनए बनाना स्टार्ट करेगा। देखो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन चुके हैं, इनके ऊपर एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है। ऊपर देखो नीचे देखो, आपके न्यूक्लियोटाइड एक के बाद एक अटैच होते जा रहे हैं, इसे आप क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और आपके मल्टीपल जो आपके लूप्स हैं वो भी बन सकते हैं। एंड लाइगेज क्या करेगा, इनके बीच में सील मार के चला जाएगा, तो आपके दो डीएनए बन गया। देखो दो स्ट्रैंड आपके बन चुके हैं एंड अल्टीमेटली आपके क्रोमोसोम में इस प्रकार के डिवीजन आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो यहां पर क्या होता है, हेलिकेज आता है, एक और बार देख लो। सबसे पहले डीएनए पर बाइंड करेगा, डीएनए को खोल के रख देगा, डीएनए को खोल देगा। अगर डीएनए को खोल देगा तो उसके बाद आप प्राइमर लगाओगे, देन पॉलीमरेज लगाओगे। पॉलीमरेज के लगते ही नया डीएनए स्ट्रैंड आपका तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। एक आपका कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस, बट यहां पर समझने के लिए, रेफरेंस के लिए दोनों कंटिन्यूअस ले लिए हमने, ओके, बट इट इज नॉट द करेक्ट थिंग। मल्टीपल ओआरआई हो सकते हैं आपके, जैसे यूकैरियोटिक डीएनए में। तो आपके मल्टीपल ओआरआई से जब डीएनए आएंगे, उनके बीच में आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाओगे एंड आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। दिस वाज द एनिमेशन। तो आपका क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन भी इसी प्रकार से होता है इन द एस फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो इसे आप कहते हो सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा स्कीम किन्होंने दी थी, कल मैंने आपको बताया था। सेंट्रल डॉगमा स्कीम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। तो सी फॉर सेंट्रल डॉगमा और सी फॉर क्रिक मैंने आपको बताया था, क्रिक साहब ने ये टर्म दी थी। तो हमने देखा डीएनए जब खुद डीएनए बनाता है तो आपका रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए को पढ़ करके अगर आप डीएनए बना रहे हो, डीएनए को पढ़ करके अगर आप डीएनए बना रहे हो, तो इट इज डीएनए डिपेंडेंट, तो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम लगेगा यहां पर। यार आप डीएनए को पढ़ करके, डीएनए पर डिपेंड करके डीएनए की पॉलीमराइजेशन कर रहे हो, तो आपका एंजाइम कौन सा लगेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लगेगा ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लग जाएगा। सिमिलरली यहां पर एमआरएनए आ गया है, आपका एमआरएनए बन चुका है। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। यहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा, यहां पर डीएनए को पढ़ के आप आरएनए बना रहे हो, तो डिपेंड कर रहे हो डीएनए पे, तो डीएनए डिपेंडेंट, लेकिन बना रहे हो आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए की पॉलीमराइजेशन हो रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, आ जानी चाहिए। अगर डीएनए पर डिपेंड करते हुए आप आरएनए को बना सकते हो, आरएनए को पॉलीमराइज कर सकते हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और जब आप एमआरएनए से प्रोटीन बना लेते हो तो इसको क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों, क्योंकि यहां पर भाषाएं चेंज हो रही हैं, भाषाएं चेंज हो रही है। किस हिसाब से हो रही है, बात समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। डीएनए की भाषा क्या है, डीएनए की भाषा है एटीजीसी, ये डीएनए की भाषा है। इन 4 अल्फाबेट्स के अलावा डीएनए को कुछ नहीं आता। एमआरएनए की भाषा क्या है, एमआरएनए की भाषा एयूजीसी, तो मिलती जुलती है ना भाई, एटीजीसी एयूजीसी तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस की न्यूक्लियोटाइड्स की भाषा है, तो मिलती जुलती है। लेकिन प्रोटीन की भाषा क्या है, यहाँ पर 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो अब यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड की भाषा से अमीनो एसिड की भाषा में एंटर कर चुके हो, तो यहां से यहां आपको ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भाषा ही सेम है। अगर मैं तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूं और तुम भी हिंदी समझ सकते हो, तो अल्टीमेटली हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाइनीज बंदा अपनी वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, तो उसे सबटाइटल्स की जरूरत है, उसे किसकी, ट्रांसलेशन की जरूरत है, इंग्लिश टू चाइनीज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आप जब नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड की भाषा से अमीनो एसिड की भाषा में एंटर करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन हम लोग ठीक से देख चुके हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझ लेते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आपका डीएनए से आरएनए बनेगा। तो अब ट्रांसक्रिप्शन में कैसे डीएनए से आरएनए बना, लेट्स टॉक अबाउट दैट। It is the process of copying the genetic information from one strand of the DNA into RNA. आपके डीएनए के एक स्ट्रैंड से आपने आरएनए बनाया, क्यों, क्योंकि समझ लो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, समझ लो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर आरएनए बना लेते हैं, अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड भी आगे चल के एक आरएनए बना लेता है और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी आगे चल के एक आरएनए बना लेता है, तो क्या ये आरएनए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या ये स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल। और आरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड होगा तो एक काम ही नहीं कर पाएगा। आपने आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है ना बायोटेक्नोलॉजी में, नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की जरूरत पड़ती है, तो आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड में ही बनता है। लेकिन अगर आपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अगर कर दिया है ट्रांसक्राइब, तो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आपका किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है।
यहां पर एडेनिन जो है किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यूरेसिल के साथ। हम लोगों ने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है इन डीएनए, एंड ए यू के साथ बॉन्ड बनाता है इन आरएनए, और सी आपका जी के साथ बॉन्ड बनाता है। डीएनए आरएनए दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, बस ये आपका डीएनए में प्रेजेंट रहेगा। दैट्स व्हाई एटीजीसी वर देयर एंड एयूजीसी वर इन द आरएनए। तो यहां पर ए के साथ यू बॉन्ड बनाता है। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज, यानी दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी किए जाते, द कोड फॉर प्रोटीन्स कुड बी डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड, दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। यानी आपके जो दोनों स्ट्रैंड होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे, पक्की बात है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी इनके कोड अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग अमीनो एसिड यानी अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, यानी सेम जीन सेम डीएनए दो अलग अलग प्रोटीन बनाने लग जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। If two RNA molecules are produced simultaneously, this would be complementary to each other and hence a double-stranded RNA will be formed, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को नहीं होने देगा। यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं बन पाएंगे अगर आपने दो सेम तरीके के आरएनए बना दिए हैं। तो इसको हम लोग एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। समझ लीजिए मैंने आपका एक डीएनए तैयार किया। इस डीएनए का जो स्टैंड है ये क्या है, ये मैं मार्क कर देता हूं। डीएनए का स्टैंड है ATGC, ATT, ATC, GAT, ATAG। समझ लीजिए ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप समझ लीजिए दूसरा स्टैंड मैंने यहां पर बनाया, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो यार इसको, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो इसको। क्या हो गया यहां पर, ए का क्या बन जाएगा टी, टी का ए, जी का क्या बन जाएगा सी, सी का जी, देन टी, देन ए टी, ए जी, सी टी, ए टी एंड सी, ये बन जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। अब इनको सेपरेट कर लो, अब इनको सेपरेट कर लो। अगर ये मेरे भाई आपका स्टैंड है, अगर ये मेरे भाई आपका स्टैंड है पहला वाला, तो इसका आरएनए क्या बनेगा, इसका आरएनए क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना, बिल्कुल बना दो। ए की जगह क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, ए टी तो होता नहीं है यहां पर, सिर्फ यू होगा, यू बना दो। देन टी की जगह ए बना दो, जी की जगह सी, सी की जगह जी, देन ए की जगह यू, देन आपका ए यू ए जी सी टी, ओके, देन उसके बाद यू, देन उसके बाद ओके कहां पर था मैं भूल गया हूं यार, ओके यूएसी जी यू ए, अल्टीमेटली जो भी बनेगा यहां पर हम देख लेंगे। एंड यहां पर देखो ये दूसरा वाला जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा टी की जगह आपने ए लिख दिया, ए की जगह यू लिख दिया, देन आपने जी लिख दिया, सी लिख दिया, टी की जगह ए लिख दिया, यू लिख दिया, देन टी की जगह ए लिख दिया, ओके, देन ए की जगह यू लिख दिया, देन आपने सी लिख दिया, जी लिख दिया, ए लिख दिया, टी लिख दिया, ए लिख दिया, ओके, यहाँ पर टी नहीं आएगा यू आएगा, ये आपने लिख दिया है, देन अल्टीमेटली यहाँ पर यू लिख दिया है आपने, ए लिख दिया है, जी लिख दिया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए और यू बॉन्ड बनाते हैं, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है यू, सी का क्या होता है जी, जी का क्या होता है सी, यू का क्या होता है ए का क्या होता है यू, यू का क्या होता है ए का क्या होता है यू। बात प्रूफ हो गई, जीसी का उल्टा सी जी, ओके, टी है यहां पर तो यहां पर यू आना चाहिए, ए आना चाहिए अल्टीमेटली, ओके ओके, टी था तो यू आएगा, यहां पर यू लगा हुआ है, एंड सो ऑन। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्टैंड एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर आपके दोनों डीएनए स्टैंड कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, ए और यू के बीच में, सी और जी के बीच में आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिल जाए, और ये आपका इनएक्टिवेट हो जाता है और ये आपका ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन अब दूसरी जगह पर देखो, अब दूसरा देखो, इनके कोड्स भी तो अलग अलग होंगे मेरे भाई। यूएसी अलग प्रोटीन बनाएगा, अलग अमीनो एसिड बनाएगा, जीयूए अलग बनाएगा, एयूए अलग बनाएगा, जीसीयू अलग बनाएगा। यहां पर देख लो एयूजी अलग बनाएगा, सीएयू अलग बनाएगा, यूएयू अलग बनाएगा, एंड सीजी अलग बनाएगा। ये कोडॉन्स डिफरेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब ये नहीं है आइडेंटिकल है। इनका सीक्वेंस तो आपका नॉन आइडेंटिकल होगा ना, इनका सीक्वेंस तो नॉन आइडेंटिकल होगा। तो ये अगर एक्सप्रेस भी हो गए लेट से दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स, तो ये टू डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे। अगर एक डीएनए, अगर सिंगल डीएनए आपके दो डिफरेंट प्रोटीन बनाने लग जाए तो ये तो भाई गलत बात हो जाएगी ना, आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। दैट्स व्हाई आपके दोनों स्ट्रैंड कभी भी नहीं रेप्लिकेट नहीं ट्रांसक्राइब करते साथ में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब है पहले तो ये समझो।
जब आप डीएनए को रेप्लिकेट करते हो ना, तो आपकी बॉडी का जितना भी डीएनए है एक सेल का, वो साथ में रेप्लिकेट करता है। यानी अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो उसके अंदर अगर 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है, ये सारा का सारा एक बार में रेप्लिकेट करेगा। ये सारा का सारा एक बार में रेप्लिकेट करेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपने किसे बोला? ट्रांसक्रिप्शन आपकी लिमिटेड पार्ट ऑफ डीएनए में हो सकती है। क्यों? जैसे समझ लो कि आपको जरूरत है अपनी बॉडी में इंसुलिन बनाने की, तो क्या सिर्फ इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस होगा? बिल्कुल। अगर आपको अपनी बॉडी में बनाना है हेक्सोकाइनेस, तो सिर्फ हेक्सोकाइनेस का जीन एक्सप्रेस होगा। यानी आपको जो एंजाइम बनाना है सिर्फ वही डीएनए आपका आरएनए और प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। अब पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने का फायदा नहीं। आपकी बॉडी में 35,000 40,000 के आसपास कोडिंग जीन्स हैं, क्या सारे के सारे एक्सप्रेस करते रहते हैं हमेशा बिना जरूरत हुए? द आंसर इज नो। सिर्फ कुछ चुनिंदा जीन्स ही एक्सप्रेस करते हैं, वो भी जब उनका काम हो। तो कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, इसके लिए आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी डीएनए में। तो जो बाउंड्रीज है इसे आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसमें 3 रीजन्स होते हैं। पहला प्रमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, जहां पर प्रमोटर, पी फॉर प्रमोटर, जहां पर पॉलीमरेज बाइंड करता है, यानी जहां से आपका काम शुरू होगा। एक स्ट्रक्चरल जीन, यानी जिस जीन को आपको आरएनए में कन्वर्ट करना है, एंड एक आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जहां पर चीजें टर्मिनेट हो जाएंगी, जहां पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। यानी एक स्टार्टिंग वाला प्रोसेस का जो रीजन है दैट इज प्रमोटर, एक आपका वो जीन जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना है, एंड एक टर्मिनेटर। इसे आप क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच का जो इलाका है, इसे आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल दिया, राइट? दैट्स व्हाई इसको डिमार्केट करना जरूरी है। तो since two strands have opposite polarity and DNA dependent RNA polymerase also catalyze polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime। क्योंकि आपका RNA पॉलीमरेज जो है वो भी सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही पॉलीमराइजेशन करता है। रीजन वही सेम है कि इसे भी इनिशिएशन के लिए 3 प्राइम OH की जरूरत है। तो ये भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्या करेगा? अपने स्ट्रैंड को ग्रो करेगा। तो दैट्स व्हाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, यानी ये वाला आपका आरएनए में कन्वर्ट होगा। जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो है इसे आप कोडिंग कहते हो। ये मेरे भाई एक मिसनोमर है, इसका सिर्फ नाम कोडिंग है, ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। दिस कोडिंग वाला स्ट्रैंड doesn't code for anything, doesn't code for anything, it doesn't code for anything। ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है। तो इसका नाम कोडिंग क्यों रखा गया? क्योंकि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप जब पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन, तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो ना, सिमिलरली यहां पर ये रेफरेंस पॉइंट है। कोडिंग में बोलते हो कि हाँ भाई, कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर प्रेजेंट रहता है, 3 प्राइम एंड पर टर्मिनेटर प्रेजेंट रहता है। ये आप कोडिंग के रेफरेंस में बताते हो, तो इसीलिए इसका नाम कोडिंग है। हालांकि जो आरएनए में कन्वर्ट होगा वो आपका कौन सा स्ट्रैंड है? वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जो आरएनए में एक्चुअल में कन्वर्ट होगा दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, तो यहां पर देखो मेरे भाई, ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला एंड है ये आपका टेम्पलेट होता है। क्यों? क्योंकि इस पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन, एंड यहां पर जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। कैसे? इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये जो आपका स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, देखो उल्टा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्या आप इसे कह सकते हो इसके ऊपर जो टेम्पलेट के ऊपर जो स्टार्टिंग होगी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगी? बिल्कुल कह सकते हो। और ट्रांसक्रिप्शन आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, तो ये वाला ही तो ट्रांसक्राइब करेगा ना, यही वाला तो ट्रांसक्राइब करेगा। हमें तो नॉर्मल हिंट मिल चुकी है कि ट्रांसक्रिप्शन किस रेंज में होगा, किस जगह पर होगा। इसलिए आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है? आरएनए में कन्वर्ट होता है। दूसरा वाला जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहां पर देखो ये 5 प्राइम, यहां पर देखो ये 3 प्राइम, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है इसे आप कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है? टर्मिनेटर। तो इसके रेफरेंस में आप नाम रखते हो, इसके रेफरेंस में आप नाम रखते हो किसका? सीक्वेंसेस का। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड। डन। अब एक सिंपल लॉजिक लगा कर देखो, अगर आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, रेप्लिकेशन का बार बार नाम आ रहा है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले प्रमोटर रीजन चाहिए, तभी तो आप स्टार्ट कर पाओगे ना। समझ लो आप इस इलाके से स्टार्ट करते हो, यहां पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन सकता है। अगर समझ लो आप इस इलाके से स्टार्ट करते हो, तो आपको जो पहला सीक्वेंस मिला जिंदगी में पहली बार, वो आपको टर्मिनेटर मिला। तो क्या आप इस डायरेक्शन में कर सकते हो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले ही टर्मिनेटर मिल गया है। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो, जब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात देखते हो,
तो इनिशियली आपको प्रमोटर मिल गया है, इसके ऊपर क्या बाइंड कर जाएगा, आपका पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर जाएगा। ये पॉलीमरेज एंजाइम फिर आपका इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद ये जब स्ट्रक्चरल जीन से होकर गुजरेगा, तो इस पूरे डीएनए को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आरएनए में, एंड टर्मिनेटर पे जाकर के प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये एक्चुअल में आरएनए में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या था, प्रमोटर था। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये आपका आरएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुई तो आपको इनिशियली टर्मिनेटर देखने को मिल जाएगा जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट थे, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। आपका जिस सीक्वेंस पे सबसे पहले प्रमोटर आएगा 5 प्राइम एंड पर, यहां पर नए स्ट्रैंड की पे, वो आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, और दूसरा वाला हो जाएगा कोडिंग। आई होप यू गॉट टू नो अबाउट दैट। अब ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है। यहां पर एक क्वेश्चन आया था नीट 2020 में कि आपका डीएनए को अनवाइंड करने का काम ट्रांसक्रिप्शन में कौन करता है। तो डीएनए को अनवाइंड करने का काम ट्रांसक्रिप्शन में कौन करता है मेरे दोस्त, आपका आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। यहां पर आपका हेलिकेज नहीं आता। तो अगर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अकेला है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आरएनए पॉलीमरेज अकेला है तो ये किसका काम करेगा, ये पॉलीमरेज का काम करेगा। ये आपके सीक्वेंस को लंबा करेगा, ये आरएनए सिंथेसाइज करेगा। अगर ये आरएनए पॉलीमरेज आपका सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड है यानी इनिशिएशन फैक्टर के साथ, तो ये आपका इस प्रोसेस का इनिशिएटर कहलाता है। यानी सेम आरएनए पॉलीमरेज मल्टीपल काम कर रहा है या इनिशिएशन का काम भी कर सकता है। एंड सिमिलरली अगर ये आरएनए पॉलीमरेज आपका रो फैक्टर के साथ प्रेजेंट है तो ये आपका किसका काम करता है, टर्मिनेशन का काम भी करता है। ये आपका टर्मिनेशन का काम भी कर सकता है। ओके, ये आपका इस प्रोसेस को रोक भी देगा। यानी तीनों केस में आपका आरएनए पॉलीमरेज ही प्रेजेंट है, लेकिन अगर अकेला है तो सिर्फ पॉलीमरेज का काम करेगा, सिग्मा के साथ इनिशिएटर का भी काम कर सकता है, रो के साथ टर्मिनेटर का भी काम कर सकता है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, बहुत गौर से देखना। यहां पर आपका प्रेजेंट है सिग्मा फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर आपका प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज के साथ तो क्या ये इनिशिएटर का काम करेगा, बिल्कुल। ये जो येलो सीक्वेंस है जो आपको मैं दिखा रहा हूं पॉइंटर से, ये येलो सीक्वेंस आपका प्रमोटर है। प्रमोटर के ऊपर पॉलीमरेज जाकर बाइंड हो गया, क्या प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, यस हो चुका है। अब आपका सिग्मा फैक्टर हट जाएगा क्योंकि आपका सिग्मा फैक्टर इनिशिएट कर चुका है इस प्रोसेस को। पॉलीमरेज धीरे धीरे इस डीएनए को यहां से यहां खोलता हुआ चला गया। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा आरएनए लंबा होता जाएगा। यानी एक जो स्ट्रैंड था आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को आपने क्या कर दिया, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को आपने कॉपी कर दिया है। धीरे धीरे आरएनए आपका बड़ा होता जाएगा। एक छोटा सा पार्ट आपका इस लूप के अंदर प्रेजेंट है, बचा हुआ आरएनए जो लंबा होगा वो लटकता जाएगा नीचे की साइड। और जब आपका इस एंड तक पहुंच जाएगा आपका पॉलीमरेज, जब पूरा डीएनए आपका आरएनए में कन्वर्ट हो चुका होगा तो इस टर्मिनेटर रीजन पे आपका आरएनए जो है नीचे गिर जाएगा और पॉलीमरेज भी नीचे गिर जाएगा। तो जब आपका इस टर्मिनेटर रीजन के ऊपर पहुंचा, ओके, आरएनए पॉलीमरेज, तो रो फैक्टर इसके ऊपर बाइंड कर गया जो आरएनए पॉलीमरेज को उखाड़ करके ले गया नीचे की साइड। ओके, रो फैक्टर आ चुका है, टर्मिनेशन हो चुकी है। एंड आपका जो आरएनए था, जो नया नया ताजा ताजा आरएनए बना है, ये आपका यहां पर सेपरेट हो गया। ये आपका सेपरेट हो गया। तो पहला प्रोसेस क्या था, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा मेरे भाई, इसको अगर सिंपल तरीके से मैं एक लाइन में बताऊं, इनिशिएशन में आपका आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से बाइंड हो जाएगा। इलोंगेशन में क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज अकेला प्रेजेंट है तो ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन का काम करेगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ प्रेजेंट है तो टर्मिनेटर रीजन पे ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को खत्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है इन प्रोकैरियोट। ओके, तो यहां पर देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका डीएनए है, इसके ऊपर आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया। पूरे डीएनए को देखो ये क्रॉस करता जा रहा है और आरएनए बन के नीचे लटकता जा रहा है। थोड़ा सा आरएनए इस लूप के अंदर है, बचा हुआ नीचे लटकता जा रहा है। जब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम पूरा कर देगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी नीचे गिर गया और आपका आरएनए भी वैसा का वैसा आपको नेसेंट फॉर्म में मिल गया। दोबारा से देख लो बहुत अच्छे तरीके से। आरएनए पॉलीमरेज आपका एक साइड जा रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, नीचे की साइड लटकता जा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही आपका इस लूप के अंदर है, फिर पूरा आरएनए नीचे आ जाएगा। जैसे टर्मिनेटर रीजन होगा एनकाउंटर, रो फैक्टर की मदद से आपका पॉलीमरेज भी नीचे आ जाएगा। दैट इज द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनिशिएशन के टाइम पे क्या हुआ, हियर द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट द प्रमोटर साइट। अब पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज दोनों बाइंड हो चुके हैं, तभी इनिशिएशन होगी। इसीलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोला था। आपके प्रमोटर रीजन पे ऐसा एक एरो बना हुआ था, ये एरो जहां पर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ वहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है।
ओके, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिंबल होता है, इसका मतलब वहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। ओके, दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो थोड़ा सा खुलने लग जाएगा, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा आपका वहां पर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इनिशिएशन प्रोसेस होता है। अब इलोंगेशन में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है ऑब्वियसली आरएनए की चेन को सिंथेसाइज करेगा इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहां पर आपको एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी, क्योंकि आरएनए कौन बनाएगा, ए, यू, जी और सी। अब जैसे आपके डीएनए में आपने डीएनटीपी लिए थे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही आप यहां पर क्या लेते हो, डीऑक्सी हटा दो क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो, यहां पर आप एनटीपी लेते हो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है आपके ट्राइफॉस्फेट ये यहां पर लगेंगे। सो अल्टीमेटली इनमें से भी 2 फॉस्फेट आपके रिमूव हो जाएंगे एंड आपका जो सिंगल फॉस्फेट बचेगा ये आपका आरएनए तैयार कर लेगा। तो ये एनर्जी भी खुद ही खुद देते रहते हैं अपने प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। एंड टर्मिनेशन के टाइम पे एक टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएगा, दैट इज रो फैक्टर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर बाइंड कर जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर देगा। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज भी नीचे ड्रॉप हो जाएगा एंड जो आपका आरएनए नया तैयार हुआ ये भी ड्रॉप हो जाएगा। यूकैरियोट्स में एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि इस प्रोसेस को और हार्ड बनाती हैं, जो कि इस प्रोसेस को और दिक्कतदायक बनाती हैं। कैसे? क्योंकि आपका पहली बात तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोट में तो एक ही था, लेकिन आपका यहां पर देखो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है। यहां पर एक सिंपल ट्रिक है रैमेट, जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं। रैमेट, रैमेट में सबसे पहले आर आ रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, आपका आरआरएनए बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये क्या बनाता है, हमेशा आपका आरआरएनए बनाता है, इसको याद कर। जैसे 28 एसआरआरएनए, 18 एसआरआरएनए, 5.8 एसआरआरएनए, ये सारे आरआरएनए ही है। ये कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1। एम आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए कौन बनाता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज 2। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 आपका एचएनआरएनए या फिर एमआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए और एमआरएनए एक जैसे ही होते हैं, इनमें क्या फर्क है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है, टी, ये आपका बनाएगा टीआरएनए। तो यहां पर आपका टीआरएनए बना लेगा, जैसे कि 5SRRNA, SNRRNA एंड सो ऑन। ओके, तो 5SRRNA, SNRRNA ये आपका क्या बनाएगा, पॉलीमरेज 3। तो मेन इसमें से टीआरएनए यही पूछा जाता है, तो रैमेट नाम से आप याद कर सकते हो, रैमेट नाम से आप याद कर सकते हो। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यूकैरियोट में, कि पहली बात तो आपके प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल है, वही सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर से बाइंड करके सारे प्रोसेस बना लेता है, सारे प्रोसेस कर लेता है। लेकिन यहां पर अलग अलग आरएनए बनाने के लिए आपको अलग अलग पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्प्लाइसिंग। यहां पर क्या रहता है, यहां पर सबसे पहले जो बनेगा वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। आपको पता है आपके डीएनए के अंदर, आपको पता है आपके डीएनए के अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है। तो अगर आपके कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों के दोनों ही प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, समझ लो हरा वाला नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन, हरा वाला आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है इंट्रॉन, यानी आपका किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, तो क्या इसका प्रोटीन सिंथेसिस करना पॉसिबल है, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता। लेकिन ये जो रेड वाला रीजन है बीच बीच में, ये आपका कोडिंग है, इसे आप एक्सॉन बोलते हो, ये आपका प्रोटीन बनाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस आरएनए को प्रोसेस करना पड़ता है। आपका जो आरएनए तैयार हुआ है इसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे कि सिर्फ आपके एक्सॉन्स ही आगे जाए प्रोटीन सिंथेसिस में। जो इंट्रॉन है इनको आप रिमूव कर दो। तो इंट्रॉन को आप कैसे रिमूव करते हो, इंट्रॉन को आप रिमूव करते हो वाया स्प्लाइसिंग, यानी इन हरे वाले पार्ट्स को आप लोग काट कर निकाल दोगे। अगर इन हरे वाले पार्ट्स को आपने काट कर निकाला है मेरे भाई, तो आपका अल्टीमेटली क्या बचता है, आपका सिर्फ एक इस प्रकार का डीएनए आरएनए बच जाता है, जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सॉनिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। तो ये जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, जो पहले बनता है, जो कि मॉडिफाइड नहीं है, इसे एचएनआरएनए बोलते हो आप, और जो आपका बाद में बना है इसे आप क्या बोलते हो, एमआरएनए बोलते हो, मैसेंजर। इसमें सिर्फ आपके काम के मैसेजेस है। डन। सो ऐसे एचएनआरएनए और एमआरएनए इसलिए दोनों साथ प्रेजेंट थे, जो कि पॉलीमरेज 2 से बन रहे थे, जो कि मेन पॉलीमरेज है। अब देखो यहां पर आपका पॉलीमरेज यहां पर प्रेजेंट है, तैयार होता जा रहा है आपका आरएनए साथ साथ। तो इस आरएनए में देखो कुछ कोडिंग सीक्वेंस भी है, ये वाले आपके कोडिंग है, इसके बीच में काला वाला नॉन कोडिंग है, देन ये कोडिंग है, काला वाला नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग एंड सो ऑन। सिंस यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों प्रकार के जीन एक के बाद एक प्रेजेंट रहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। बैक्टीरिया में इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता, बैक्टीरिया में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं रहती, वो कंटिन्यूअसली एक्सॉन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं,
बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट डजंट कंटेन इंट्रॉन, प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। तो प्रोकैरियोट में आपकी कोई स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती। डन। ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट किस में देखने को मिलती है आपको, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अब आप इन इंट्रॉन्स को रिमूव कैसे करोगे स्प्लाइसिंग से, दैट इज द मेजर कंसर्न। ओके, सो यहां पर देखो मेरे भाई, आप तीन इंपॉर्टेंट चीजें करते हो। सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है एचएनआरएनए यानी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें आपके एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, इनमें से आपको इंट्रॉन्स को बाहर निकालना है। Since introns are non-functional and have to be removed, for this it undergoes the following process. सबसे पहले तो जो आपका आरएनए है उसको आप लोग एक कैप लगा देते हो, एक टेल लगा देते हो, जिसका आपका इलाका डिमार्केट हो जाए। समझ लीजिए आपका घर है और आपका एक गार्डन है, तो उस गार्डन के चारों ओर आप बाउंड्री बना देते हो कि हाँ भैया मेरा गार्डन है। तो आपका जितना इलाका है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको पहले वो इलाका स्पेसिफाई करना होता है, आपको बताना होता है कि मेरी बाउंड्री है। तो आप क्या करते हो मेरे भाई, कैपिंग और टेलिंग भी ऐड करते हो बाद में, ये बताने के लिए कि आपका आरएनए जो है इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, ये आपका दोबारा प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। तो आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए उसके ऊपर एक टैग लगा देते हो कि हाँ भाई ये आरएनए हमने प्रोसेस कर दिया है, डन हो गया इसका काम। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन्स का रिमूवल। सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड, दे आर जॉइंड टुगेदर। ओके, तो यहां पर क्या रहता है, समझ लो ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन है, इनके बीच में समझ लो इंट्रॉन प्रेजेंट है आपके ग्रीन कलर से। अब आपको इस इंट्रॉन को रिमूव करना है, आपको इस इंट्रॉन को रिमूव करना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सॉन है ये पास पास आ जाते हैं, ये एक्सॉन पास पास आ जाते हैं इस प्रकार से। और ये जो आपका ग्रीन कलर का इंट्रॉन है क्या हो गया है, ये आपका गोल हो गया है, इसने आपकी लूप बना ली है, इसने इस प्रकार की लूप बना ली, और ये लूप आपका आसानी से रिमूव हो जाती है। तो ये जो लूप है मेरे भाई, इसको आप क्या कहते हो, स्प्लाइसोसोम, यानी स्प्लाइसिंग के दौरान जो आपकी बॉडी बनी है, दैट हेल्प्स इन द स्प्लाइसिंग इज कॉल्ड एज स्प्लाइसोसोम, राइट। सो हियर द स्प्लाइसिंग बेसिकली अकर्स इन द वेरी सेम वे। Then capping. Here an unusual nucleotide that is methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of HNRNA. अगर आप नॉर्मल गुआनोसाइन लगाते हो तो उसके मेटाबोलाइज होने के चांसेस हैं, इसलिए आप जो आपका थोड़ा सा मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, जो कि आपका अननेचुरल है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो आपने इसके ऊपर क्या कर दिया है, 5' ऑफ जो आरएनए अब आपका बचा है, इस 5' एंड के ऊपर आपने क्या लगा था, मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा दिया। यानी अगर आप ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाते तो इसका मतलब आपने जीटीपी ऐड कर दी है, लेकिन अब इस जी के ऊपर आपने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो आपने मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा दिया एट 5' एंड। एंड पॉली ए टेल आप लोग लगा देते हो, यानी पॉली एडिनाइलेशन कर देते हो एट द 3' रेसिड्यू। इसे आप क्या कहते हो, टेलिंग कहते हो। तो 3' टेल पे आपने क्या कर दिया है, पॉली एडिनाइलेट, ए काफी सारे ए आप लगा देते हो। ओके, पॉली एडिनाइलेशन आप कर देते हो। सो नाउ इसे आप एमआरएनए कहते हो। अब इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, आपने तीन चीजें की। पहला आपने स्प्लाइसिंग के दौरान आपका इंट्रॉन रिमूव कर दिया, दूसरा आपने मिथाइल ग्वाइनोसाइन की कैप लगा दी, और तीसरा आपने काफी सारे 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज या फिर आपने एडेनिन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है इसके बाद। दिस इज कॉल्ड एज पॉली एडिनाइलेशन। तो अब आपको पता लग गया कि इसके बीच का जो आरएनए है ये आपका काम का है। आपने दोनों एंड पर बाउंड्री लगा दी है, एक आपका पॉली एडिनाइलेशन और एक आपका दिस मिथाइल ग्वाइनोसिन। ओके, तो आपकी बाउंड्री अब क्या हो गई, डिफाइन हो गई। अब देखते हैं जेनेटिक कोड। इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस इन एमआरएनए व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी अभी जो हमने आपका एमआरएनए तैयार कर लिया है, ये जो हमने आपका एमआरएनए तैयार किया है, इसके ऊपर कुछ नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होंगे। समझ लीजिए इसके ऊपर क्या सीक्वेंस है, इसके ऊपर सीक्वेंस है आपका AUGC, AUC, GAAUUUAG. This is your nitrogenous base code on an mRNA. अब हमें क्या करना रहता है, इस mRNA पर लिखी हुई भाषा को अमीनो एसिड की भाषा में कन्वर्ट करना रहता है। तो ये जो तीन आपके नाइट्रोजनस बेस है ना, ये एक अमीनो एसिड बनाते हैं। समझ लो AUG है, ये क्या बनाता है, आपका मिथाइलिन बनाता है। देन आपका समझ लो ये जो CAU है, ये क्या बनाता है, ये जो CAU है ये आपका बनाता है ट्रिप्टोफन।
देन आपका यहाँ पर CGA है, ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है टायरोसिन। देन आपका AUU क्या बनाता है, ये समझ लीजिए बना लेता है आपका फिनाइल एलेनिन। और आपका ये जो UAG है, ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है ग्लाइसिन। कहने का मतलब है अब आपके जो 15 नाइट्रोजनस बेस थे, ये 15 नाइट्रोजनस बेस किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, आपके 5 अमीनो एसिड के बीच में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड ये जो आपके बॉन्ड्स है जो इन अमीनो एसिड को साथ में कनेक्ट करते हैं, कौन से बॉन्ड है मेरे दोस्त, पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएंगे ना, ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएंगे। जैसे आपके नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में या न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन से बॉन्ड थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसी हिसाब से यहां पर क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो आपके इन कोड्स को डेसिफर करना, यानी आपके ये जो कोडॉन्स प्रेजेंट है mRNA के ऊपर, इनको अमीनो एसिड की भाषा में कन्वर्ट करना, ये आपका कहलाता है जेनेटिक कोड डेसिफरिंग प्रोसेस। आपने अब न्यूक्लियोटाइड की भाषा को अमीनो एसिड की भाषा में चेंज कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, समझ में आई बात। तो यहां पर 3 जो आपके कोड है, ये मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं, तो इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, इसलिए आप इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन। यानी 3 जो आपके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक आपका अमीनो एसिड बनाएंगे। तो जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। जेनेटिक कोड के फीचर ये है कि पहली बात तो ट्रिपलेट कोडॉन है, 3 लेटर का कोड है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया UUU, तो ये एक अमीनो एसिड बनाएगा। ओके, इसके बाद मैंने लिख दिया आपका AUG, देन मैंने आपका लिख दिया GUC, तो ये क्या बनाएंगे, ये अगर 9 है तो ये आपके 3 अमीनो एसिड बनाएंगे, बिकॉज इट इज अ ट्रिपलेट कोडॉन। दूसरा, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी ये जो कोड है UUU, अगर ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है ह्यूमन के अंदर, तो ये माउस के अंदर भी फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। ये आपका बैक्टीरिया के अंदर भी फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, ये आपका ह्यूमन के अंदर भी फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा। सो अल्टीमेटली क्या है, दिस कोड इज सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट अ फ्यू। ओके, दिस कोड इज सेम फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। नो पंक्चुएशंस आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट कोडॉन, यानी कि कॉमा लेस होते हैं। यानी यहां पर देखो मैंने UUU AUG GUC बिल्कुल साथ साथ लिखे हैं, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कुछ नहीं, कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, इनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होती। दे आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब समझ लीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया AUG GUC CUA, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि AUG इज वन कोड, UGG इज सेकंड कोड एंड योर GGU इज थर्ड कोड, देन आपका ये नीचे वाला GGU इज फोर्थ कोड, देन ये GUC इज फिफ्थ कोड, देन UCC इज सिक्स्थ कोड। ऐसा नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होते, एक जना एक ही बार गिना जाएगा। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, AUG GUC CUA। यहां पर दिस इज द फर्स्ट कोड, ये एक जगह पर आ चुका है तो अभी अगले में नहीं आएगा, तो ये सेकंड कोड है, ये थर्ड कोड है, इस हिसाब से दे आर नॉन ओवरलैपिंग। सिंगल अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी कोडॉन, यानी मल्टीपल कोडॉन सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, UUU अगर फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, तो हो सकता है UUA भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर दे। यानी मल्टीपल कोड सेम अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इनको कहते हैं आप डीजेनरेट कोडॉन्स, यानी जब मल्टीपल कोडॉन एक ही अमीनो एसिड की तरफ इशारा करें, दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। लेकिन जब जेनेटिक कोड आपका नॉन एम्बिग्यूअस हो, तो इसे कहते हैं नॉन एम्बिग्यूटी ऑफ द जेनेटिक कोड, यानी एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर आपका फिनाइल एलेनिन मल्टीपल कोडॉन से कोड हो रहा है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन UUU सिर्फ फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, ये भी सत्य है, ये अब किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। इसे क्या कहा जाता है, नॉन एम्बिग्यूअस नेचर। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती इसमें, इसलिए इन्हें नॉन एम्बिग्यूअस बोला गया है। AUG को आप बोलते हो इनिशिएटर कोडॉन, AUG आपका स्टार्टर कोडॉन होता है, इसलिए हमने यहां पर भी स्टार्ट में यही लगाया। ओके, इनिशिएटर कोडॉन है, जब ये बीच में प्रेजेंट रहेगा तो मिथाइनिन के लिए कोड करता है। इन यूकैरियोट्स मिथाइनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड फॉर्माइल मिथाइनिन आपका प्रोकैरियोट में फर्स्ट अमीनो एसिड होता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इसलिए डिफरेंट है। पहला अमीनो एसिड जो आता है यूकैरियोट के अंदर, ये मिथाइनिन है, जबकि आपका प्रोकैरियोट के अंदर इट इज फॉर्माइलेटेड मिथाइनिन, इसके ऊपर फॉर्माइल ग्रुप लगा रहता है। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, UAA UAG एंड UGA, दे आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन। यानी आपके टोटल जो 64 कोडॉन्स हैं, उसमें से आपके 3 जो है आपके नॉनसेंस होते हैं, ये जब भी आ जाएंगे
ये आपके किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ये नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, ये किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, राइट। अब देखो आपके कितने अमीनो एसिड होते हैं, आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड, जैसे आपका एलेनिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्जिन है, एस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, ग्लूटामिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथायोनिन है, फिनाइलएलेनिन है, प्रोलिन है, सेरिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफन है, टायरोसिन है एंड वेलाइन है। दीज आर 20 अमीनो एसिड। इनके मेन पॉइंट बता देता हूं। जो आपका ग्लाइसिन है दिस इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ओके, ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड रहता है। हिस्टिडीन जो है ये आपका मोस्टली एज अ बफर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल जो आपका फिजियोलॉजिकल पीएच है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट लगभग उतने पीएच पे आ जाता है, ओके। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन यहां पर आ गया है, लाइसिन यहां पर आ गया है, और हिस्टिडीन ये भी आपका बेसिक में काउंट किया जाता है। बचे हुए सारे न्यूट्रल होते हैं। आपके काफी अमीनो एसिड होते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे सेरीन, थ्रियोनिन, इसके अलावा आपका टायरोसिन, इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। काफी एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहती है, जैसे कि आपका ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलनिन। कहां गया ये वाला। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं मिथायोनिन और सिस्टीन, तो मिथायोनिन और सिस्टीन आपका यहां पर आ जाए। और बचे हुए जो आपके हैं वो नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल इन द सेंस मतलब कि आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो इनमें से आपको कुछ ही पॉइंट याद करने थे, वो मैंने बता दिया, हालांकि बायोमोलिक्यूल में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड आपको लिखने हैं तो क्या करो, 3 एक्सिस बना दो, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और इन तीनों में क्या लिख दो, UCAG UCAG UCAG। अब देखो UCAG, यहां पर देखो UCAG, और यहां पर देखो UCAG UCAG, क्योंकि 3 एक्सिस पे जब ये नाम लिखोगे तभी आपके 64 कोडॉन्स बन पाएंगे ना टोटल, तभी आपके 64 कोडॉन्स बन पाएंगे। तो यहां पर आपने UCAG लिख दिया हर एक्सिस के ऊपर। अब देखो जो आपका U कंबाइन करेगा तो ये आपका फिनाइलएलानिन के लिए कोड कर रहा है, और UUC है ये भी फिनाइलएलानिन के लिए कोड कर रहा है। मेरी बात को गौर से सुनना, मैं यहां पर क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं कि 2 कोडॉन सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, यानी एक अमीनो एसिड कुड बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। इसे आप क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। प्रूफ हो गया, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी। लेकिन दूसरी बात देखो, UUU सिर्फ और सिर्फ फिनाइलएलानिन का सगा है, ये सिर्फ इसी के लिए कोड करेगा। UUC सिर्फ फिनाइलएलानिन के लिए कोड करेगा। UUA देखो ल्यूसीन, UUG ल्यूसीन, CUU ल्यूसीन, CUC ल्यूसीन, CUA ल्यूसीन, CUG ल्यूसीन। ये आपका उन अमीनो एसिड्स में से है जो सबसे ज्यादा कोड किए जाते हैं। 64 कोडॉन में से 6 कोडॉन तो सिर्फ और सिर्फ ल्यूसीन के लिए कोड करते हैं, और ऐसे काफी सारे हैं, जैसे 3 आपके यहां पर देखो आइसोल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं, आपके 4 थ्रियोनिन के लिए कोड कर रहे हैं, 4 प्रोलिन के लिए, 4 सेरिन के लिए, 4 एलेनिन के लिए, 4 वेलाइन के लिए, एंड सो ऑन। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। तो आपका एक जो कोडॉन है ये एक ही अमीनो एसिड के लिए, सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये बात आपकी सत्य है। इसे आप क्या कहते हैं, नॉन एम्बिग्यूअस नेचर, यानी ज्यादा एम्बिग्यूअस नहीं होते, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब किताब है मेरे भाई इनका। डन। तो 2 चीजें आपको पढ़नी थी, डीजेनरेसी जो कि आपकी प्रूफ हो गई, क्योंकि देखो भाई 6 कोडॉन सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो डीजेनरेसी है, मल्टीपल कोडॉन कुड कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड, लेकिन एक कोडॉन हमेशा सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये बात भी सही है। दोनों बातें हमारी प्रूफ हो गई, कंफर्म। डन। चलिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी अब तुम्हारा ट्रांसलेशन जो है ये आ चुका है इनटू प्ले। अब हमें आरएनए जो हमने बनाया था वाया ट्रांसक्रिप्शन, उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। तो एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, ये आपका काम करता है, सिंस नाम ही मैसेंजर आरएनए है, तो ये वो टेम्पलेट है जिसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यानी ये जो मेन स्ट्रैंड बना है जो हम बनाते हैं फ्रॉम डीएनए, जो मेन स्ट्रैंड बनता है जो हम दिखाते हैं डीएनए से बना हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका एमआरएनए, जो एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग से बना है, ये आपका एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है टीआरएनए, ये क्या करता है, अब ये जो ट्रांसफर आरएनए इसे आप सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हो, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, नॉर्मल सी बात है, सिंस इट इज सॉल्युबल तो इसका नाम सॉल्युबल आरएनए रख लिया गया। ये आपका अडेप्टर का काम करता है, सो ये ब्रिंग करता है अमीनो एसिड्स को फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट रीड्स द जेनेटिक कोड। तो ये क्या काम करता है, इट वर्क्स एज एन अडेप्टर, इसके बगल में रख लो।
ये वर्क करता है एज एन अडेप्टर। अडेप्टर का काम क्या होता है? अडेप्टर का काम ये है मेरे भाई कि मैं पढ़ूंगा कि कोड कौन सा है और मैं उस हिसाब से अमीनो एसिड को उठा के लाऊंगा। समझ लो कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है AUG और यहां पर मैंने लिखा हुआ है UUU। ठीक है, मैं एक बार इस mRNA को लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं। डन। तो मैंने AUG को पढ़ा। अब मैंने पढ़ा कैसे? यहां पर एक tRNA आता है। इस tRNA की दो आर्म्स हैं। ओके, पहली आर्म का नाम क्या है? पहली आर्म क्या? पहली लूप का नाम है अमीनो एसिड को, या फिर सॉरी आपके यहाँ पे कोडॉन को रीड करने वाली आर्म। तो इसे आप क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन लूप कहते हो या एंटी कोडॉन आर्म कहते हो। तो ये क्या करती है? कोडॉन को रीड करती है। इट इज एंटी कोडॉन लूप। ये कोडॉन को रीड करती है कि हाँ भाई यहाँ पर AUG लिखा हुआ है, इसने पढ़ लिया। इसका दूसरा हाथ भी है और इसका दूसरा हाथ का क्या काम है? वो अमीनो एसिड को पकड़ के लेके आता है। अब इसने AUG पढ़ा तो इसे पता लग गया कि मेरे भाई मिथायोनिन लेकर आना है। तो ये जो दूसरी आर्म है ये फटाफट जाएगी और मिथायोनिन लेकर के आ जाएगी। राइट? तो देयर इज वन आर्म जो कि आपका पढ़ाई का काम करती है, जिसको पता करना है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है, तो वो आपका रिकॉग्निशन का काम करती है। और दूसरी आर्म फटाफट से उस अमीनो एसिड को पकड़ के ले आती है, दैट इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। तो इसे आप क्या कहते हैं? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। सिमिलरली ये UUU है, तो UUU है यहां पर, तो इसके ऊपर आपका जब एंटीकोडॉन लूप आएगी तो इसे पता लग जाएगा क्या लेकर आना है? फिनाइलएलनिन लेकर आना है। तो ये आर्म आपकी जाकर के फिनाइलएलनिन ले आएगी। और इस हिसाब से जैसे जैसे आप आरएनए में बढ़ते जाएंगे, अलग अलग अमीनो एसिड आपके साथ साथ जुड़ते जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। ये आपका एज एन अडेप्टर काम करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? नाम ही है राइबोसोमल आरएनए, तो ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो इट प्लेज अ स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल। ओके, जो स्ट्रक्चरल रोल है राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने का काम ये भी आरएनए करेगा, एंड कैटालिटिक रोल मतलब ये आपका कैटालिसिस यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखा सकता है। जो हम कहते हैं मेरे दोस्त कि आपका एक काम करता है राइबोजाइम, तो वो जो राइबोजाइम है इन एक्चुअल इट इज आरआरएनए। इन एक्चुअल इट इज आरआरएनए। जैसे आपका प्रोकैरियोट में आपका 18S आरआरएनए जो है ये आपका काम करता है एज अ राइबोजाइम। तो ये भी आपका आरआरएनए होता है। तो तीन तरीके के आपके आरएनए हैं। एमआरएनए जो मैसेंजर का काम करेगा, जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। टीआरएनए जो प्रोटीन कन्वर्जन में हेल्प करेगा, जो अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लेके आएगा। और राइबोसोम जिसे आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो, उसको बनाने का काम क्या है? आरआरएनए का। तो हमने ये तीनों बातें यहां पर क्यों पढ़ी? क्योंकि यहां से प्रूफ होता है कि बिना तीनों आरएनए के हम प्रोटीन सिंथेसिस कर ही नहीं सकते। अगर एमआरएनए टेम्पलेट नहीं है तो प्रोटीन बनाओगे कैसे? नहीं बन पाएगा। अगर टीआरएनए नहीं है तो आप नए अमीनो एसिड ला ही नहीं पा रहे हो, तो भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अगर राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है, तो प्रोटीन के बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्टीमेटली क्या है? आपके तीनों के तीनों आरएनए आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, ये बात आपकी हो जाती है। अब देखो टीआरएनए जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, इसका क्लोवर लीफ मॉडल किन्होंने दिया था? होली साहब ने दिया था। ओके, होली साहब ने दिया था। अब होली साहब के क्लोवर लीफ मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि ये जो आरएनए है यहां पर नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो आप देख रहे हो रेड कलर का स्टैंड, ये आपका जो आरएनए है, इसके ऊपर कुछ कोडॉन्स लगे रहेंगे। इसके ऊपर कुछ कोडॉन्स लगे रहेंगे। जैसे कि यहां पर आपका AGU कोडॉन है, जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है वो कोडॉन। यहां पर UAC लगा हुआ है बीच का, ये भी एक कोडॉन। इसको पढ़ने के लिए टीआरएनए के पास नीचे क्या होती है? एंटी कोडॉन लूप होती है। ओके, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो टीआरएनए इज वेरी स्पेसिफिक। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है और ए का यू है। तो ये कोडॉन एंटी कोडॉन आपस में क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो अब इसे पता लग गया कि हाँ भाई मैं सही जगह बाइंड कर चुका हूं। अगर मैं सही जगह बाइंड कर चुका हूं तो मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा कि AGU के हिसाब से तुम्हें सेरीन पकड़ के लेकर आना है। तो ये आपके अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म क्या करती है मेरे भाई? आपका अमीनो एसिड को पकड़ के ले आती है। कौन से अमीनो एसिड को पकड़ कर लेकर आएगी? सेरीन को पकड़ कर लेके आएगी। सेरीन को पकड़ कर लेके आएगी और यहां पर अमीनो एसिड जोड़ देगी। फिर अगला जो कोडॉन है समझ लीजिए ये है UAC। तो यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? AUG। तो AUG आकर बाइंड किया एंटी कोडॉन, इसे पता लग गया हाँ भाई मैं सही जगह बाइंड कर चुका हूं। इसने पूछा भाई कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? तो UAC बोला मेरे कोडॉन के हिसाब से मुझे टायरोसिन लगेगा, तो इसने एक टायरोसिन ला करके दे दिया। इसने एक टायरोसिन ला करके दे दिया। इसी प्रकार से आपके जितने भी कोडॉन्स रहते हैं आपके एमआरएनए के ऊपर, उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक टीआरएनए नाम का अडेप्टर मॉलिक्यूल आता है और उनके लिए अलग अलग अमीनो एसिड लेकर के पहुंच जाता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में जानेंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ।
जो डीएनए था सबसे पहले आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, डीएनए यानी जिसको आप जीन कहते हो, जो कि कोडिंग सेगमेंट है। नॉट ऑल डीएनए आर जीन। जीन क्या है, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो कि आगे चल के आरएनए बना रहा है, फंक्शनल आरएनए, या जो आगे चल के एक्सप्रेस करके अपने आप को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है, इसे आप जीन बोलते हो। तो ये जो जीन है इसने अपने आप को आरएनए और देन प्रोटीन में कन्वर्ट किया, एंड प्रोटीन इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपका जब प्रोटीन है ये आपका एक्सप्रेस हुआ, तो आपका एक ट्रेट या फिर आपके अंदर क्या दिखाई दिया, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखाई दिया। आपके अंदर कोई तो चेंज आया होगा ना प्रोटीन के बनने से। यानी समझ लीजिए आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गया था, आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गया। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो यहां पर ये जो लाल कलर का जीन था, ये किसका जीन था, इंसुलिन का, ये एक्टिवेट हो गया। अब इंसुलिन इज अ प्रोटीन, उसका जीन एक्टिवेट हो गया है। अगर ये जीन एक्टिवेट हो गया, इट इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट, तो इसने एक प्रोटीन बना लिया। इस प्रोटीन का नाम क्या है आपका, इस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन यहां पर बना है, कौन सा बना है, इंसुलिन प्रोटीन बना है। ये इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जब रिलीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। तो क्या ये कैरेक्टर आपकी बॉडी में देखने को मिल गया एक तरीके से, क्या आपकी बॉडी में वो काम हो गया जिसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था, बिल्कुल हो गया। तो आपका काम जो है एकदम थम्स अप हो गया है, डन हो गया है। दैट्स व्हाई एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ओके, चलिए, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस अब होता कैसे है। इट टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम को आप क्या कहते हो, राइबोसोम को आप दो नाम से बुलाते हो। पहला आपका पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल क्योंकि इनके जो डिस्कवरर थे उनका नाम था जॉर्ज पैलेट, और दूसरा आप इसे बुलाते हो प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसे आप प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हो। अब ये प्रोटीन बनाता कैसे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करेगा सबसे पहले, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब टीआरएनए का एक्टिवेशन। टीआरएनए एक्टिवेट होने चाहिए, ओके, उनकी अमीनो असाइलेशन हो जाती है, जिससे कि बेसिकली आपका वो अमीनो एसिड पकड़ के ला सके। देन यहां पर इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी आपका प्रोसेस इनिशिएट होगा। सबसे पहले राइबोसोम की यूनिट आकर के जुड़ेंगे एमआरएनए पे, तो आप उस ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर सकते हो। देन इलोंगेशन, जो आपका राइबोसोम अब आ चुका है एमआरएनए के ऊपर, वो धीरे धीरे आपका मूव करने लगेगा। समझ लो यार, ये एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड है। अब आपके एमआरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है, इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए यहां पर आपकी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आती है एंड लोअर सब यूनिट या फिर स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आती है। इस प्रकार से आपको इन दोनों की एसोसिएशन देखने को मिलती है। अब ये जुड़ गया है तो ये राइबोसोम धीरे धीरे इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में। यहां पर जो भी कोडॉन्स है इनको पढ़ता हुआ निकल जाएगा और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अमीनो एसिड है उन्हें इसके ऊपर जोड़ता हुआ चला जाएगा और प्रोटीन आपकी बन जाएगी। तो जैसे जैसे राइबोसोम इस साइड मूव करेगा, जो भी कोडॉन्स है यहाँ पर, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अमीनो एसिड, एंड अल्टीमेटली अमीनो एसिड जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, ये पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएंगे। इसे आप बोलते हैं इलोंगेशन। एंड में जब आपका एक टर्मिनेटर कोडॉन आ जाएगा, आपने यहां पर देखा था ना, नॉनसेंस कोडॉन थे, 3 आपके स्टॉप कोडॉन थे। जब उनमें से कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये स्टॉप हो जाएगी, ये आपकी स्टॉप हो जाएगी। ओके, 3 स्टॉप कोडॉन क्या थे, UAA, UGA एंड UAG। इन तीनों में से कोई भी आपका इकट्ठा अगर हमने एनकाउंटर कर लिया तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस खत्म। इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। तो आपके स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज जो है जो हमें देखनी है वो है आपकी अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए के ऊपर चार्जिंग होना या फिर उसके ऊपर अमीनो एसिड ऐड होना। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में, किसी भी बॉन्ड के बनने में एनर्जी लगती है, तो अल्टीमेटली यहां पर आपका एटीपी लगेगा। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। तो अमीनो एसिड जो है इन्हें एक्टिवेट किया जाता है, अमीनो एसिड को उनके टीआरएनए तक पहुंचाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यानी यहां पर क्या हो गया, एटीपी को यूज करके आप अमीनो एसाइल कर दोगे किसको, टीआरएनए को। यानी टीआरएनए के ऊपर आपने अमीनो असाइलेशन कर दी। अमीनो असाइलेशन का मतलब अमीनो असाइल से क्या वर्ड आ रहा है, अमीनो एसिड, यानी आपने अमीनो एसिड जोड़ दिया है किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग। यानी समझ लो ये आपका नीचे आरएनए था, आरएनए ने आपके टीआरएनए को बोला, एमआरएनए ने टीआरएनए को बोला कि जा भाई ग्लाइसिन लेकर के आ। तो ये टीआरएनए की आर्म जाएगी और ग्लाइसिन पकड़ कर लेके आएगी। अगर अमीनो एसिड ऐड हो रहा है टीआरएनए के ऊपर तो इसे आप क्या बोलोगे, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए तो बोलोगे।
तो अमीनो एसिड को लेकर आना इज अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। देन देखो आपकी जो इनिशिएशन है ट्रांसलेशन की बिगिंस एट 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए पे स्टार्ट होता है। देखो यार जो आपकी रेप्लिकेशन है ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम गई है। ओके, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम गई है। तो जिस सेंस में आपका एमआरएनए बना है, डीएनए बना है, वहीं पर आपका क्या बनेगा, वहीं पर आपका प्रोटीन भी तो बनेगा। तो 5 प्राइम एंड पर आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, इनिशिएशन फैक्टर आ जाता है। mRNA is transcribed from DNA to ribosomes for protein synthesis। यानी डीएनए से एमआरएनए बना है और एमआरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। सो एमआरएनए जो है ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड कर जाता है एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जब बाइंड कर चुका है एमआरएनए तो लार्जर सब यूनिट को भी बुला लिया जाता है और ये स्मॉल सब यूनिट के ऊपर आकर बैठ जाता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका फिनिश हो जाता है। यानी यहां पर तीन चीजें हुई। ओके, मेरे पास एक अलग से डायग्राम आई थिंक, हाँ यस। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको लेजर पॉइंटर से दिखा देता हूं। ये देखो मेरे भाई, यहां पर आपकी स्मॉल सब यूनिट है, छोटी सब यूनिट, इसके ऊपर आपका आरएनए बाइंड है। यानी आरएनए किसके ऊपर बाइंड है, छोटी वाली सब यूनिट के पास। जैसे ही आपकी छोटी वाली सब यूनिट आरएनए पर आकर बाइंड हुई, बड़ी वाली सब यूनिट खुद ब खुद आ गई और क्या आ गया, इनिशिएशन फैक्टर आ गया। यहां पर कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपका इनिशिएशन का काम करते हैं। ये फैक्टर आपका आ गया, तो आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। इसमें फैक्टर्स भी आ चुके हैं और आपका राइबोसोम वगैरह भी ऐड हो चुका है। तो लार्जर सब यूनिट पे आपकी दो बाइंडिंग साइट होती है फॉर टीआरएनए, अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए बाइंडिंग साइट दैट इज कॉल्ड एज ए साइट, जिसे आप एक्सेप्टर साइट भी कहते हो, एंड दूसरी आपकी पेप्टिडाइल साइट जिसे आप पी साइट भी कहते हो। वैसे तीन साइट होती है, इसमें एग्जिट साइट भी होती है लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट समझाते हुए मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। ओके, इनिशिएटर कोडॉन जो आपका मिथायोनिन है, इसके लिए कोड करने वाला एयूजी, इसके ऊपर से आपकी स्टार्ट हो जाती है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। सो मिथायोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स वुड हैव यूएसी एट द एंटी कोडॉन साइट। अगर आपका सीक्वेंस के ऊपर कोडॉन के ऊपर एयूजी है तो एंटी कोडॉन पे क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए, एंड जी का कॉम्प्लीमेंट्री है सी। तो पहला एंटी कोडॉन क्या हो जाएगा, पहला एंटी कोडॉन आपका यूएसी हो जाएगा ना। ये तो हम खुद भी डिराइव कर सकते थे, ये बात आपकी करेक्ट है। तो अब आपका किस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है ये चीज देखने की कोशिश करो। सबसे पहले ये टीआरएनए आपका लेकर के आ रहा है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है, इस साइट को आप क्या बोलोगे, इस साइट को आप लोग बोलोगे ए साइट। यानी यहां पर ये जो लेकर आ रहा है इस साइट को हमने क्या बोला है, इस साइट को, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इस साइट को मैंने क्या बोला है, ए साइट, ए साइट ऑफ द राइबोसोम। यहां पर आपका नया अमीनो एसिड लेकर आया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। सो ये टीआरएनए को एक्सेप्ट करता है, फिर आपका ये अगली पोजीशन पर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, एंड पूरी की पूरी चेन इसके ऊपर आ जाती है, पूरी की पूरी चेन इसके ऊपर आ जाती है, एंड जो खाली टीआरएनए है वो इस साइड से भगा दिया जाता है। तो यहां पर आपका पेप्टिडाइल ट्रांसफर हो रहा है, यानी आपकी पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन ट्रांसफर हो रही है। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो ये वाली जो इसके साइड वाली साइट है, जिसे आप पी साइट बोल रहे हो इन एनसीईआरटी। ये पी साइट का मतलब क्या होता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट। यहां पर आपका पूरे पेप्टाइड का ट्रांसफर होता है। एंड देन ये जो साइट है जहां से आपके टीआरएनए को आपने बाहर भगा दिया है, पुराने टीआरएनए को लात मार के, ये क्या हो गया है, ये आपका एग्जिट साइट हो गया। इसे आप ई साइट बोलते हो। तो देयर आर थ्री डिफरेंट साइट कॉल्ड एज ई साइट, एग्जिट साइट, पी का मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट, एंड ए का मतलब आपका जहां से एक्सेप्टर साइट है। तो ईपीए साइट यहां पर होती है। अब मैं आपको एक बार डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर। यहां पर होता क्या है देखने की कोशिश करो, बहुत डिटेल में समझोगे तब मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ आरएनए बना रहा हूं, मैं आपका राइबोसोम नहीं बना रहा, ठीक है, हम सिर्फ आरएनए बना रहे हैं। ये आपका आरएनए बना लिया मैंने, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। समझ लो यहां पर आपकी कुछ साइट्स प्रेजेंट है, तीन साइट प्रेजेंट है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। आपने कोई कोडॉन पढ़ा, ओके, आपने कोई कोडॉन पढ़ा, इसके ऊपर अमीनो एसिड आ गया। आपने कोई कोडॉन पढ़ा, यहां पर टीआरएनए आया है, समझ लीजिए कोई ग्रीन कलर का टीआरएनए आया है। ओके, ये कोई ग्रीन कलर का टीआरएनए यहां पर आपने एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर आपका पहला अमीनो एसिड लगा हुआ था रेड कलर का, पहला अमीनो एसिड लगा हुआ था रेड कलर का। ओके, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो ये अमीनो एसिड तो आपका पीछे की साइड चला जाएगा, यानी ये आपका इस पी साइट के ऊपर चला गया। तो इस पी साइट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये हरे कलर का टीआरएनए मैंने यहां पर बना दिया,
और इसके ऊपर रेड कलर का जो आपका अमीनो एसिड था वो मैंने यहां पर बना दिया। तो ये आपका सबसे पहले पी साइड के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ये इस साइड से हट जाएगा। अगर ये घूमकर यहां पर आ चुका है तो इस साइड से तो हट गया ना, इस साइड से हट गया। अब दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है मेरे दोस्त। अब दूसरा अमीनो एसिड किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो एक्सेप्टर साइड पे ग्रीन कलर का टीआरएनए लेकर आए, ग्रीन कलर का अमीनो एसिड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर साइट। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर साइट। अब क्या होता है, इस साइट का जो आपका पेप्टाइड है वो इस साइड आ जाएगा। यानी ये जो रेड कलर का अमीनो एसिड था ये आपका पूरा का पूरा तोड़कर इस साइड पहुंचा दिया जाता है, इस साइड पहुंचा दिया जाता है। तो अब आपके दो अमीनो एसिड हो गए, रेड और ग्रीन। और अब ये वाला जो आपका टीआरएनए है जो खाली हो गया, रेड तो यहां पर पहुंच गया तो रेड को हटा देता हूं मैं यहां से। रेड तो आपका वहां पहुंच गया ना, तो रेड को मैं यहां से हटा देता हूं। ये तो आपके दो अमीनो एसिड जुड़ गए हैं। जो खाली टीआरएनए है कहां पहुंच गया? आपका एग्जिट साइट पर पहुंच गया और यहां से इसे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां से इसे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड ये जो दो अमीनो एसिड है फिर ये वाला टीआरएनए आपका यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिला? अल्टीमेटली आपको ये देखने को मिला कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कहां पर आ गए हैं? आपका अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो आपका यहां पर आ गया है, एंड इससे पहले जो ऐड हुआ था ये आपका यहां पर आ गया है। डन। अब आपका नया अमीनो एसिड कौन सा आया है? नया अमीनो एसिड आया है आपका स्काई ब्लू कलर का। स्काई ब्लू कलर का अमीनो एसिड आया, आपने इस पूरी की पूरी चेन को इसके ऊपर भेज दिया। तो स्काई ब्लू के ऊपर ग्रीन और रेड अटैच हो जाएगा, मानते हो? स्काई ब्लू के ऊपर ग्रीन और रेड अटैच हो गया, तीनों यहां पर पहुंच गया अमीनो एसिड, और फिर ये टीआरएनए यहां पर आ गया। ये वाला टीआरएनए एग्जिट साइड से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये वाला जो टीआरएनए था ये खाली हो गया है अब। ओके, ये वाला टीआरएनए जिसके ऊपर ये बाइंड था ये खाली हो गया है। एंड ये वाला जो टीआरएनए है ग्रीन वाला, इसको मैं इस साइड लेकर आ रहा हूं। तो ये सेम टीआरएनए है, इसको मैं इस साइड लेकर के आ जाता हूं। एंड यहाँ पर सबसे एंड में क्या अटैच हुआ था? रिसेंटली आपका अटैच हुआ था स्काई ब्लू कलर का, उससे पहले आपका अटैच हुआ था ग्रीन कलर का अमीनो एसिड, और इससे ऊपर आपका अटैच हुआ था क्या? रेड कलर का अमीनो एसिड। इसी प्रकार आपके अमीनो एसिड बढ़ते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, और जैसे टर्मिनेशन साइट आएगी ये प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। एक बार इसको डायग्राम में देखने की कोशिश करना। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली। अब मैं यहाँ पर आपका कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि डायग्राम फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है और समझ में नहीं आती चीजें कि कैसे क्या हो रहा है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक बार इसे आप देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने हाथ से ड्रॉ कर लिया है। देखो यहां पर आपका नया टीआरएनए आ रहा है, नया टीआरएनए आ रहा है एक एएसएल लेकर के। ओके, एक यानी कि आपका एस्पार्जिन लेकर के आ रहा है। यहां पर देखो वेलाइन है, इस वेलाइन के ऊपर ये पूरी पेप्टाइड चेन ट्रांसफर हुई। यानी सबसे पहले आपका ग्लाइसिन आया था, फिर ल्यूसिन, फिर टायरोसिन, फिर सेरीन, फिर ल्यूसिन, ग्लाइसिन, सेरीन, एलेनिन, अब वेलाइन आ चुका है। इस टीआरएनए के साथ बाइंड करके वेलाइन आया, पूरी चेन नीचे से इसके ऊपर ट्रांसफर हो गई। यानी कि क्या हुआ? वेलाइन भी इसके नीचे ट्रांसफर हो गया। क्या आप इसके नीचे वेलाइन ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। इसी सेम कलर में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, आपका नीचे वेलाइन आ जाएगा और ये वेलाइन आपका यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा इस बड़ी वाली चेन के अंदर, और ये वाला जो टीआरएनए है ये इस साइड एग्जिट साइड से निकल जाएगा। यानी आप सबसे पहले इस पूरी पेप्टाइड साइट को इसके ऊपर ट्रांसफर करो। अगर आपने पूरी चेन इस पे ट्रांसफर कर दिया तो क्या ये टीआरएनए खाली हो गया? बिल्कुल हो गया। इसको आप लात मार के बाहर निकाल दोगे और ये टीआरएनए जिसके ऊपर ये पूरी चेन है ये आपका यहां पर आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, और ये नया वाला टीआरएनए यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी नए आने वाले टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ यहां पर प्रेजेंट होंगे, जबकि जो पुराने टीआरएनए है अपनी पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन के साथ यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो एक जगह से टीआरएनए आते जाएंगे एक्सेप्टर साइड से, और एक जगह से टीआरएनए खाली होकर निकलते जाएंगे एग्जिट साइड से। और ये साइड जहां पे आपका पेप्टाइड्स का ट्रांसफर हो रहा है इसे पेप्टिडाइल ट्रांसफर इस साइड कहा जाएगा। इस हिसाब से जब तक आपका स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता आपका काम चलता रहेगा। ओके, अब देखो एट द पी साइट द फर्स्ट कोडॉन ऑफ एमआरएनए बाइंड्स विद द एंटीकोडॉन ऑफ मिथाइनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यानी आपका पी साइट जो है आपका पहला जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा वो किस पे जुड़ेगा? आपका मिथाइनिन के कोड पे जुड़ेगा। तो आपका मिथाइनाइल टीआरएनए आपका सबसे पहले आता है मिथाइनिन लेकर के, जो कि इनिशिएटर कोडॉन कहलाता है। द अनदर अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद एन एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड एंटर्स द राइबोसोम एंड अटैचेस द ए साइट। अब एक्सेप्टर साइट से और टीआरएनए आपके पहले अमीनो एसिड के लगने के बाद आते जाएंगे, और आपका एंटीकोडॉन जो है ये आपके सेकंड कोडॉन से बाइंड कर जाएगा एमआरएनए के, और पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट पे से आपकी पूरी चेन एक साथ जुड़ जाएगी। यानी दोनों अमीनो एसिड अब एक टीआरएनए के ऊपर आ चुके हैं, और एक टीआरएनए जो खाली हुआ सबसे फर्स्ट वाला वो बाहर भेज दिया गया। तो फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन। तो टीआरएनए खाली हो चुका है। दिस टीआरएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम द पी साइट, यानी आपका एग्जिट साइट से भगा दिया जाता है। एंड अल्टीमेटली आपका जो नया वाला टीआरएनए है जिसके ऊपर दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं वो अब आपका
ट्रांसलोकेट हो जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब थर्ड जो टीआरएनए आएगा विद इट्स कोड, ये भी आपका एक्सेप्टर साइड से आएगा, फिर उसके ऊपर बचे हुए 2 अमीनो एसिड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो 3 अमीनो एसिड हो गए अब एक टीआरएनए के ऊपर। जो खाली टीआरएनए है वो फिर से भेज दिया जाएगा एंड चौथा अमीनो एसिड इस हिसाब से आता रहेगा। तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफी सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं आपके सिंगल एमआरएनए के ऊपर, इसे आप क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट में 3 बार पूछा जा चुका है। आपका देखो मेरे भाई, ये अगर आपका एमआरएनए स्ट्रैंड है तो इस एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक आपकी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक आपकी लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपके जो राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट होते हैं, इस हिसाब से। डन। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीसोम कहलाते हैं, ये आपके पॉलीसोम कहलाते हैं। ओके, ये पॉलीसोम कहलाते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉडीज हैं, या फिर इसे पॉलीराइबोसोम भी कहते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड। डन। ये आपका क्या हो जाता है, पॉलीसोम का स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड देन टर्मिनेशन, आपके टर्मिनेशन फैक्टर आ जाएंगे और स्टॉप कोडॉन जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही आपका ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। जब अमीनो एसाइड टीआरएनए आपके किसी स्टॉप कोडॉन के पास पहुंच जाता है, यानी यूएए, यूएजी या यूजीए पे, तो ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। अगर ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं तो टीआरएनए खाली खाली आ जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि अब टर्मिनेशन का वक्त आ चुका है। ओके, तो आपके जो खाली टीआरएनए है और पॉलीपेप्टाइड है वो अब रिलीज कर दी जाएंगी फ्रॉम द राइबोसोम, और राइबोसोमल सब यूनिट भी क्या हो जाएंगी, आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो राइबोसोम की जो यूनिट्स हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ये भी आपकी डिसोशिएट हो जाएंगी और आपका आरएनए भी फ्री छोड़ दिया जाएगा और इससे जो नई प्रोटीन बनी है ये आपके पास पहुंच जाएगी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपका मिथाइनिन आया, इनिशिएटर कोडॉन एयूजी पर बाइंड कर गया, फिर स्मॉलर सब यूनिट आई राइबोसोम की, लार्जर सब यूनिट आई, इस टीआरएनए को देखते हुए कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपका ये सेकंड कोडॉन को पढ़ने के लिए कौन आ गया, जीयू आ गया, लेकिन ये गलत था तो ये आपका अटैच नहीं हुआ। अब यूसीयू आया तो ये बाइंड हो जाएगा, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके ऊपर आपकी देखो बढ़िया तरीके से एंजाइम आया, कौन सा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये आपका लेकर के चला गया टीआरएनए को खाली को, और राइबोसोम इस साइड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब एयूजी आया, बाइंड हो गया, एक और अमीनो एसिड जुड़ गया। अब ये राइबोसोम इस साइड में बढ़ता जाएगा, एक एक अमीनो एसिड आता जाएगा, ज्वाइन होता जाएगा। देन ये राइबोसोम इस साइड में बढ़ता जाएगा, एक एक अमीनो एसिड आता जाएगा, ज्वाइन होता जाएगा एंड सो ऑन। धीरे धीरे आपके सारे के सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे और आपके बचे हुए जो ए सीक्वेंस है, इनको देखो आपका क्या खा जा रहा है, एक एंजाइम आकर खा जा रहा है। ओके, एक और बार गौर से देखो, इनिशिएटर कोडॉन आया मिथायोनिन का। ओके, तो आपके राइबोसोम की असेंबली हो गई, प्रोटीन ट्रांसलेशन इज स्टार्टेड। अब आपका अगला कोई अगर नॉन स्पेसिफिक आएगा टीआरएनए तो भगा दिया जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री आया, एजीए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यूसीयू बाइंड हो गया, तो आपका नया अमीनो एसिड यहां पर बाइंड हो गया। डन। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज से ट्रांसफर हुआ और पुराना टीआरएनए धक्का मारकर बाहर निकाल दिया हमने, नया टीआरएनए आया, बाइंड हो गया। तो अब आपके 3 अमीनो एसिड हो गए, 3 टीआरएनए आ चुके हैं, पुराने टीआरएनए को लात मारकर बाहर निकाल दिया। नया टीआरएनए आया, ज्वाइन हो गया, पुराने टीआरएनए को बाहर कर दिया। नया टीआरएनए आया, ज्वाइन हो गया, पुराने टीआरएनए को बाहर कर दिया। ऐसे करते करते हमने काफी सारे अमीनो एसिड बना लिए हैं। अल्टीमेटली आपके राइबोसोम डिसोशिएट हो गए और एंड का जो पॉली ए सीक्वेंस है जो कि आपने प्रोसेसिंग के दौरान बनाया था, ये आपका खाली हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो हमने क्या किया है, हमने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों को वाया एनिमेशन देखा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यार अब करेंगे बाद में, जितना हमने पढ़ लिया है उतना आज के लिए इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है। अब पूरे हफ्ते का खाना एक दिन नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा तो यार दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास टाइम है और वी आर गोइंग एट अ गुड पेस, हमारे पास अच्छा खासा वक्त है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत डिटेल में, तो इसकी कोई टेंशन लो ही मत। एक लेक्चर में बचा हुआ ये सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डन। चलिए, सो नीट यूजी के लिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन यार हमने लॉन्च कर दिया है। यानी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th में आते ही सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं या फिर तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें रियलाइज हो जाता है कि तैयारी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये सब्सक्रिप्शन पैक सिर्फ उन्हीं के लिए है मेरे दोस्त, यानी जो 11th में है, जिनकी आधी 11th खत्म हो चुकी है, तो आपके पास आधी 11th और पूरी 12th क्लास का टाइम है, आपके पास पूरे 18 महीने हैं फॉर नीट 2022। प्लीज मेक श्योर कि आप इस बैच में कनेक्ट हो। आप मेरा कोड लगा सकते हैं, दैट इज कोड विपिन, इससे आप डायरेक्टली मेरे बैच में पहुंच जाएंगे और आप बहुत सारा फायदा इस कोर्स का उठा पाएंगे। आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, आप मेरे मेंटोरशिप बैच के अंदर आ जाते हैं और वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ फन व्हाइल रीडिंग। तो आप किसी भी प्लस वाले बच्चे से रिव्यू ले सकते हो मेरे कोर्स के बारे में। नीट 2021 के लिए लक्ष्य बैच है जो कि आप अवेल कर सकते हो। इसमें ग्रैंड मास्टर्स पढ़ाते हैं, यानी ऐसे टीचर जिनका एक्सपीरियंस 10-20 साल के आसपास का है एंड अल्टीमेटली दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ रैंक्स इन वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस
एस्पायर बैच आपका नीट 2022 के लिए है, जो कि जनवरी 23 से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। अर्ली राइज बैच 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। एक दिन हुआ है इसको स्टार्ट हुए यार, फटाफट ज्वाइन कर लो और रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर लेना चाहते हो नीट 2021 के लिए, या स्पार्क बैच में एनरोल होना चाहते हो फॉर नीट 2021 के लिए, तो आप हो सकते हो। कहने का मतलब है देयर आर मल्टीपल बैचेस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी में मल्टीपल बैचेस है स्टूडेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से। आप कभी भी लेट नहीं होते अनअकैडमी पे। आप जब भी आते हो आपके लिए कोई ना कोई नया कोर्स बिल्कुल अच्छे से लॉन्च हो चुका होता है, राइट? सो यू आर नेवर लेट एट अनअकैडमी। सेकंड, यू हैव वैरायटी ऑफ टीचर्स, यू हैव 60 प्लस टीचर्स। आप उनमें से अपने फेवरेट 5 टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिनसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है, जिनके साथ आपकी सिंकिंग बढ़िया है। तो आपके ऊपर कोई टीचर थोपा नहीं जाता। तो अगर आप बायोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो भी आप विपिन कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इन्विटेशन कोड में विपिन डालिए और मेरी क्लास में आ जाइए शाम को 5 बजे। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और किस हिसाब से मैं आपका सिलेबस पूरा कराता हूँ। तो इस कोड का यार ध्यान रखना, इससे आपको 10% ऑफ मिलता है। अदरवाइज अगर आप कोई भी रेफरल कोड नहीं लगाते तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड। सो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए तो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। एंड I really love you all, you know that. So just give your valuable feedbacks in the comment section. Jai Hind, lots of love. I'll surely be taking the quiz of this chapter in the evening time, and I hope that you will be reading this chapter very carefully before the quiz. शाम को एक फन सेशन है मेरा और अनुराग तिवारी सर का, तो उसमें जरूर आइएगा। हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे 2-2.5 घंटे। कुछ आपकी क्वेरीज लेंगे, कुछ अपनी लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, कुछ आपकी लाइफ के बारे में हम आपसे पूछेंगे, एंड वी विल बी मेकिंग अ काइंड ऑफ बॉन्ड जस्ट लाइक फ्रेंड्स बिटवीन यू एंड अस। सो प्लीज मेक श्योर टू बी on this session on time, right? Thank you so much, lots of love, जय हिंद। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट देने के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू। और अनअकैडमी कॉम्बैट को ज्वाइन कर लेना यार। एक बात बताना भूल गया, कॉम्बैट आने वाला है। कॉम्बैट एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम्हें जीतने के इनाम भी मिलते हैं। तो अनअकैडमी कॉम्बैट को पक्का ज्वाइन कर लो। और हमारे टेलीग्राम चैनल से उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है ओजोन क्लासेस नाम से, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। और अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक नीट यूजी नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप दोनों में कनेक्ट हो सकते हो जिससे कि आपको नोट्स वगैरह टाइम पे मिलते रहे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।